हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैप्टर रियल नंबर्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को। बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप पेपर पर ध्यान दोगे तो आपको पेपर में जितने भी क्वेश्चंस नजर आएंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड तो हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एनसीईआरटी से हो। इसलिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करो, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा ही क्या हो जाएंगे, स्ट्रांग होंगे और आप पेपर को बहुत आसानी से कर पाओगे। और इस पेपर अगर हम इस चैप्टर की अगर हम वेटेज की बात करें तो ये चैप्टर आपको 6 मार्क्स तक आपको पेपर में देगा। आसान चैप्टर है, तो क्यों ना हम अपने 6 मार्क्स पक्के करें। चलो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि प्राइम नंबर क्या है। तो बच्चों, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या एक से। ठीक है ना? जो किससे होते हैं, या तो खुद से डिवाइड हो रहे हैं या एक से। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो प्राइम नंबर होंगे बच्चों, उनके सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे, हाँ या ना? या तो फैक्टर जो होगा वो 1 होगा, या दूसरा वो खुद नंबर होगा। क्लियर है बात? यानी कि नंबर इटसेल्फ। तो मैं कह सकता हूं कि प्राइम नंबर के दो फैक्टर हैं, एक और वो खुद नंबर। क्लियर है इतनी बात? तो कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है? सी। चलो आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ एचसीएफ टू एलसीएम ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर। देखो बच्चों, लीस्ट कंपोजिट नंबर की, ठीक है, पहले एक बार में आपको बात कर लेते हैं कंपोजिट नंबर। देखो, कंपोजिट नंबर बच्चों वो नंबर होते हैं जिनके मोर देन टू फैक्टर हो। ये याद रखोगे, जिनके मोर देन टू मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट। प्राइम की तो हमने बात कर ही ली है। तो कंपोजिट नंबर, सबसे लीस्ट कंपोजिट नंबर की अगर बच्चों मैं बात करूं तो वो 4 होता है। लीस्ट कंपोजिट, क्योंकि इसके जो फैक्टर होंगे वो 2 से ज्यादा है। तो लीस्ट कंपोजिट नंबर हमारा क्या हो गया? 4। और लीस्ट प्राइम नंबर की अगर बात करें तो लीस्ट प्राइम नंबर बच्चों होता है 2। ठीक है ना? तो प्राइम नंबर हो गया 2 और कंपोजिट नंबर हो गया 4। ठीक है ना? एचसीएफ, एचसीएफ तो आप देखो आप निकाल ही सकते हो। आता है आपको एचसीएफ निकालना। देखो, चार चार के फैक्टर हो जाएंगे 2 × 2। एक तो 2 और आपके पास 4, तो 4 के आपके फैक्टर होंगे 2 × 2। तो कॉमन क्या दिखाई दे रहा है बच्चों आपको? 2। तो एचसीएफ तो हो गया 2 और एलसीएम क्या हो जाएगा? 4। इनका रेशियो पूछा है। ठीक है भाई, तो रेशियो आपके पास क्या होगा? तो रिक्वायर्ड रेशियो की अगर मैं बात करता हूं तो एचसीएफ कितना है प्यारे बच्चों? 2। एलसीएम कितना है? 4। तो क्या आंसर आ गया? तो हमारा जो रेशियो हो गया बच्चों वो 1:2 हो गया। क्लियर है इतनी बात? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? आगे बढ़ूं? चलो भाई। इफ एचसीएफ, आपके पास दो नंबर हैं, एक 39 और एक 91, इन दोनों का एचसीएफ दिया हुआ है और क्या पूछा है? एलसीएम। ठीक है बच्चों, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्लियर है इतनी बात कि आपको अगर एचसीएफ और एलसीएम में कोई भी पता है या प्रोडक्ट पता है तो आप आराम से इन दोनों को निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं कहूं एचसीएफ कितना है, तो 13 है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है? एलसीएम। ठीक है भाई, दोनों का प्रोडक्ट यानी 39 इंटू 91। तो 13 से 39 कितनी बार चला जाएगा? 3। तो एलसीएम कितना आ गया प्यारे बच्चों? 3 × 91, यानी कि 273। तो एलसीएम कितना हो गया? 273। क्लियर है? तो याद रखोगे आप इसको, किसको? कि भाई एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होगा वो आपके दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है ना इतनी बात? चलो भाई आगे बढ़ूं। पक्का? Two positive numbers have their HCF as 12 and their product as 6336. The number of pairs possible for the number. ठीक है भाई, देखो उनका एचसीएफ तो दिया हुआ है। एक बात तो कंफर्म है, देखो एचसीएफ अगर 12 है तो इसका मतलब दोनों नंबर में 12 तो कॉमन फैक्टर होंगे ही, या नहीं? तो आप ऐसा करो, दो नंबर लेट कर लो। हमें गिवन क्या है? तो प्यारे बच्चों, हमें गिवन है एचसीएफ।
कितना एचसीएफ गिवा है 12। तो मैं पहले लेट करता हूं कि वो दोनों नंबर्स क्या हैं। तो लेट टू नंबर्स, उन दोनों नंबर्स को लिया मैंने, एक को 12A लिया है और दूसरे नंबर को मैंने 12B ले लिया, क्योंकि उनका एचसीएफ 12 है तो 12 तो दोनों नंबर्स में होना ही है। और उन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट दिया हुआ है ना प्यारे बच्चों, वो दिया हुआ है 6336। क्लियर। अब आप 12 से इसे काट सकते हो, तो 12 5 जा 60, कितने बचे, 3 हो गए ना, 33। तो ये हो जाएगा आपका 12 2 जा 24 और बचेंगे फिर 8, ठीक है ना। फिर 12 से इसे काट दो, 12 4 जा 48 और फिर मतलब हमारे पास ए और बी इज इक्वल टू आ गया 44, ए इंटू बी इज इक्वल टू 44। अब देखो 44 को अगर मैं प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखूं तो देखो क्या क्या लिख सकता हूं। मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 1 इंटू 44 लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 22 लिख सकता हूं, मैं 4 इंटू 11 लिख सकता हूं, ठीक है ना। यानी कि इस वाले केस में अगर मैं ए को 1 ले रहा हूं तो बी को 44 ले सकता हूं। इस वाले केस में एक को अगर मैं 4 ले रहा हूं तो दूसरे को 11 ले सकता हूं, लेकिन दो जो बीच वाला है यानी 2 इंटू 22 ये हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये दोनों को प्राइम नहीं है। और आपको पता है कि को प्राइम क्या होते हैं, क्या होते हैं, जिनमें कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो उनको हम को प्राइम बोलते हैं। लेकिन इन दोनों में अगर आप देखो तो आपको 2 कॉमन दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा, तो हम इनको नहीं लेंगे। क्लियर बात होगी, क्योंकि हमारे जो भी होंगे वो दोनों के दोनों को प्राइम होने चाहिए और ये को प्राइम नहीं है। क्लियर है इतनी बात। अब देखो पहला केस, अगर मैं ए को 1 लेता हूं और बी को क्या ले लेता हूं 44, तो देखो क्या आएगा, 12 इंटू 1, 12 इंटू 1 हो गया 12, और 12 इंटू 44 देखो कितना आएगा, ये आ जाएगा 528। तो एक पेयर तो आपका सीधा सीधा 12 और 528 हो गया, ठीक है। दूसरा पेयर भी आप निकाल सकते हो, कैसे, अगर आप ए की वैल्यू को 4 ले लो, ए की वैल्यू 4 लोगे तो 12 इंटू 4 यानी कि 48 हो गया। और दूसरी वैल्यू अगर आप निकालोगे जब तुम बी की वैल्यू को 11 ले रहे हो तो कितना आ जाएगा, 12 इंटू 11 यानी कि 132। तो दूसरा पेयर हो गया 48 और 132, तो हमारे पास दो पेयर हो गए। क्लियर है इतनी बात, कितने पेयर होंगे तो दो। ये बात समझ में आ गई ना कि मैंने इन दोनों को क्यों नहीं लिया, 2 और 22 एक दूसरे के प्राइम नहीं है, को प्राइम नंबर नहीं है। को प्राइम कौन से होते हैं, जिसमें कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो, तो इसमें तो कॉमन आ रहा है ना दो, तो इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। क्लियर है इतनी बात, आगे क्वेश्चन समझ में, सोच लो एक बार, चलो आगे बढ़ते हैं। इफ n is an natural number then 12 to the power n cannot end with the digit। देखो बच्चों, किसी की आखिरी डिजिट 0 कब होती है, देखो ध्यान से देखो, सबसे जो होगी वो 10 होगी। अगर मैं 10 को ध्यान से देखूं तो 2 और 5 नजर आ रहा है, ठीक। अगर आप 20 को देखो तो भी आपको 2 इंटू 2 इंटू 5, तो यानी कि जो ये आपको किसी भी जीरो के लिए 2 और 5 उसके फैक्टर में होने जरूरी है। अगर 2 और 5 उसके फैक्टर में नहीं है बच्चों तो उसके एंड डिजिट 0 नहीं होगी। अब देखो 12 को, अगर आप 12 में n की जगह कुछ भी रख लो, आप देखो 12 की पावर आपने 1 ली, n है ना, n की वैल्यू क्या ले ली 1। अगर आप इसके 12 के फैक्टर देखो तो क्या आएंगे, 2, 2 और 3, यही तो आएगा भाई, यही तो होंगे। तो क्या आपको इसमें 2 तो नजर आ रहा है, लेकिन क्या 5 नजर आ रहा है? आप चाहे कुछ और भी ले लो बच्चों, कुछ भी, आप 12 की पावर 2 भी ले लो, तब भी देखो क्या नजर आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यही तो आएगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 48 और इंटू 3 हो जाएगा आपका 144, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी एंड डिजिट कभी भी 0 नहीं हो सकती, पक्का, क्योंकि एंड डिजिट 0 तभी होती है जब उसमें 2 और 5 उसके फैक्टर में नजर आए, तो 0 तो पॉसिबल नहीं है, पक्का। क्लियर होगी ना बात, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, लेकिन 0 नहीं हो सकती। किसी को दिक्कत हो तो बताएं, आगे बढ़े।
द नंबर 385 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर एज। ठीक है भाई, फैक्टर कर लेते हैं 385। तो सबसे पहले हम किससे डिवाइड करते हैं? 5 से। ठीक है, 5 7 जा 35 और 5 7 जा 35। फिर 7 से कितना आएगा? 11 और फिर 11 से 1। तो फैक्टर क्या हो गए? तो फैक्टर आपके पास हो गए 5 इंटू 7 इंटू 11। क्लियर है इतनी बात? तो देखो कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? तो बी ऑप्शन है। क्लियर है? बहुत आसान है, फैक्टर तो आप चुटकी बजा के कर सकते हो। द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ इतना। ठीक है भाई, तो देखो सबसे पहला काम एचसीएफ एलसीएम के लिए फैक्टर करते हैं। तो देखो 12 के फैक्टर की अगर बात करें तो 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 3। 21 की अगर बात करें तो क्या आएगा? 3 इंटू 7। ठीक है भाई। 15 की बात करें तो 3 इंटू 5। तो बच्चों देखो एचसीएफ अगर है तो आप देखो कॉमन क्या है, तो आप अगर कॉमन की ओर ध्यान दो तो आपको बच्चों 3 सभी में दिखाई दे रहा है, तो एचसीएफ तो हो गया भैया सीधा सीधा 3। अब एलसीएम, तो देखो एलसीएम में क्या करते हैं? हमेशा एलसीएम में उस फैक्टर की सबसे बड़ी पावर को लिया जाता है। तो 2 की पावर देखो कितनी सबसे बड़ी? 2। ठीक है ना? 3 की तो एक ही है, 5 भी इकलौता है और 7 भी इकलौता है। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा बच्चों 420। तो एलसीएम तो हो गया 420 और एचसीएफ हो गया 3। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ है, क्यों नहीं है? सी ऑप्शन है। क्लियर है ना? एचसीएफ में क्या करो? फैक्टर करो, देखो कॉमन क्या नजर आ रहा। एलसीएम देखो तो क्या करो? सबसे बड़ी पावर्स को सेलेक्ट कर लो। जैसे सबसे बड़ी पावर देखो यहाँ 2 की पावर 2 थी और कोई नहीं है, ले लिया। 3 तो एक ही था, उसको ले लिया। 5 था, उसे ले लिया। 7 था, उसे ले लिया। क्लियर है इतनी बात? पक्का? आगे बढ़ूं? चलो भाई। The LCM of two number is 182 and their HCF is 13 and the one number of is 26 find the other। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था बच्चों कि HCF अगर हमारे पास दो नंबर क्या हैं, एक चलो एक तो दिया ही हुआ है, दूसरा कुछ मान लेते हैं। पहले लेट द अदर नंबर, चलो भाई दूसरा नंबर ले लेते हैं। लेट द अदर नंबर, उसे मैंने क्या लिया हुआ है? x। चलो हमने भी देखा था कि HCF इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अभी बताया था मैंने आपको बच्चों, फॉर्मूला याद हो गया होगा आपको। तो एचसीएफ कितना दिया हुआ है? तो भैया 13 है, एलसीएम 182 है और एक जो है वो 26 है, दूसरा मैंने x मान लिया। 13 टू जा 26 और 2 से आप इसे काटोगे तो 91। तो x जो आ गया वो 91 है, यानी कि जो आपका बच्चों दूसरा नंबर दिया हुआ है वो 91 है। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? आगे बढ़ूं? चलो भाई। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 9 टाइम्स देयर एचसीएफ। अच्छा जी, भाई देखो बच्चों, एंड द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 500, फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। देखो बच्चों एक बात तो क्लियर है, हमारे पास जो एचसीएफ है वो सॉरी, जो एचसीएफ का 9 टाइम्स है वो एलसीएम है। ठीक है ना? यह कह सकता हूं कि जो एलसीएम है वो हमारे पास 9 टाइम्स क्या है? एचसीएफ है किन्हीं भी नंबर का, आप अगर नंबर को ईयर भी ले रहे हैं तो। और एलसीएम प्लस एचसीएफ ये हमें दिया हुआ है 500। ये तो दिया हुआ है, दोनों का सम दिया हुआ है और एक उनका रिलेशंस दिया हुआ है। तो अगर मैं एलसीएम की वैल्यू रखूं तो क्या आएगा? 9 एचसीएफ प्लस एचसीएफ इज इक्वल टू 500। तो 9 और 1 कितने हो गए? 10। तो एचसीएफ इज इक्वल टू 500, तो 0 से 0। तो एचसीएफ जो हो गया वो आपका कितना आ गया प्यारे बच्चों? 50 हमारा क्या आ गया? एचसीएफ। क्लियर है इतनी बात? कुछ नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ रहे हैं। इफ एचसीएफ एंड एलसीएम, ओह देखो बच्चों दोनों नंबर दे रखे हैं और एचसीएफ दिया हुआ, एलसीएम पूछा, तो अभी फट से वही वाला फॉर्मूला लगा दो जो अभी लगाया था। क्या था कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स।
ठीक है इतनी बात। देखो भाई एचसीएफ हमारे पास है 6, एलसीएम नहीं है, ठीक। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब 336 इंटू 54, तो 6 9 तो हमारे पास एलसीएम हो जाएगा 336 इंटू 9। तो देखो कितना आएगा ये, अगर हम देखें तो 9 6 54, ओके 27, और ये हो जाएंगे आपके 2, और ये हो गया 3, तो 3024 बच्चों आपका क्या हो गया है, एलसीएम। क्लियर है इतनी बात कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इस फॉर्मूले को यूज किया और हमने एलसीएम निकाल दिया। क्लियर है बात इतनी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 5 एंड देयर एलसीएम इतना, फाइंड द प्रोडक्ट। ठीक है, आसान कि भाई हमारे पास जो एचसीएफ दिया हुआ है 2 नंबर का, और जो एलसीएम है 2 नंबर का जिन्हें आपने ए और बी लिया हुआ है, और ए इंटू बी इनका प्रोडक्ट। यही फॉर्मूला भी लगाया था थोड़ी देर पहले। तो अब दोनों नंबर का जो कितना दिया 5 और 200, ए इंटू बी, तो कितना आ जाएगा दोनों का प्रोडक्ट, 1000 आपका प्रोडक्ट आ गया। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। सीधा एक फॉर्मूला कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोज। अभी बच्चों मैंने आपको बताया है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितना था, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर मैंने आपको बताया था 4, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बच्चों मैंने आपको बताया था 2। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा, तो देखो 2 और 4 का एचसीएफ तो सिंपल सी बात है 2 ही होगा, हाँ या ना भाई। 2 और 4 का एचसीएफ कितना है, 2। अभी आपको बताया था एक क्वेश्चन में जिसमें हमने रेशियो निकाला था ना, जो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, सेकंड। ठीक है ना, याद रहेगी ना बात। चलो भाई, शो दैट द एनी नंबर, ठीक है भाई, ऑफ फॉर्म 6 टू द पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कैन नेवर एंड विद डिजिट 0। देखो बच्चों, अगर हम 6 की पावर n, 6 की पावर n ये है आपके पास, इसके मैं फैक्टर करूं, प्राइम फैक्टर देखें तो 2 इंटू 3, यानी 2 टू द पावर n या 3 की पावर n ये है। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें कहीं पर भी 5 नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने आपको ये बात बोली थी कि 0 होने के लिए एंड डिजिट क्या होने के लिए प्यारे बच्चों, 0, उसके लिए आपको कम से कम 1 2 और 5 का होना जरूरी है, हाँ या ना। तो इसमें तो 5 है ही नहीं, तो इसका मतलब इसकी एंड डिजिट कभी भी 0 4 नहीं हो सकती। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर प्राइम, therefore prime factorization of 6 to power n does not contain any prime factor 5। ठीक है, इसीलिए इसकी कोई भी एंड डिजिट किसी भी तरीके से 0 नहीं हो सकती, यानी 6 टू द पावर n कैन नेवर एंड्स विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, क्यों, क्योंकि भैया 5 इसके प्राइम फैक्टर में नहीं है। क्लियर है इतनी बात, पक्का सोच लो। चलो भाई, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 27 एंड देयर एलसीएम इज 162, इफ वन ऑफ द नंबर इज 54 फाइंड द अदर। देखो बच्चों, अभी ऐसा क्वेश्चन किया है तो हमारे पास वही मैं लेट करता हूं पहले, लेट द अदर नंबर बी एक्स मान लिया। फिर अपना वही कि एचसीएफ किन्हीं भी 2 नंबर का एचसीएफ अगर वो नंबर ए और बी है, और एलसीएम किन्हीं भी 2 नंबर का इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। एचसीएफ 27 है प्यारे बच्चों, एलसीएम 162 है, और एक नंबर 54 है, दूसरा नंबर नहीं पता। 27 2 54, और 2 से इसको करोगे तो 81। तो हमारे पास प्यारे बच्चों दूसरा नंबर क्या आ गया, 81 आ गया। क्लियर है इतनी बात, सोच लो एक बार, कहीं भी दिक्कत हो बताओ। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 2079 एंड देयर एचसीएफ, देखो बिल्कुल वही आ गया,
बिल्कुल, फटाफट करो, वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करो, ठीक है ना। एचसीएफ, दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम, और उन किसके इक्वल होगा, उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। ठीक है भाई, क्या दिया हुआ है, एचसीएफ 27, एलसीएम कितना है 2079। ठीक है, एक नंबर है 297 और दूसरा नंबर नहीं पता। ठीक है भाई, इतनी बात। अब देखो 27 से अगर मैं इसको काटूं तो 27 बनजा 27 होते हैं, बचेगा 2 और फिर ये आएगा 11। तो हमारे पास आ गया 2079 अपॉन 11। तो 11 बनजा 11 कितने हो गए 97, 11 8 जा 88 और 11 9 जा 99। तो हमारे पास जो नंबर हो गया सेकंड वो हो गया 189। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में सब आ रहा होगा मुझे पूरी उम्मीद है। फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइड बाय 12 16 एंड 24 लीव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस। देखो बच्चों, जब भी ऐसा है कि आपसे कही हुई फाइंड द लीस्ट नंबर जो इन नंबर्स को डिवाइड कर रहा है और उसका रिमाइंडर ये हो, तो अब तुरंत आपके दिमाग में आए कि उन सभी नंबर्स का एलसीएम निकालो और रिमाइंडर को जोड़ दो। हाँ है ना, जब भी आए तो वो लीस्ट नंबर क्या होगा, तो आपको करना क्या है, तुरंत उन नंबर्स का एलसीएम निकालना है जो भी आपको दिए हुए। एलसीएम किनका निकालना है, 12 का, 16 का और 24 का, और उसमें भैया 7 जोड़ दो। क्लियर है ना। तो एलसीएम 12 16 और 24 का एलसीएम जल्दी जल्दी कितना 48। हाँ है ना, कैसे आया, अरे यार ये भी नहीं आ रहा तुम्हें, चलो बता देते हैं। 12 के फैक्टर करो, कितना आता है देखो, 2 इंटू 2 इंटू 3, 16 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 24 कितना होगा इंटू 3। यानी कि अब आप देखो, सबसे यहां पर आपके पास है 2 की पावर 2 इंटू 3, यही है, और यहां पर आपके पास है 2 की पावर 4 और यहां आपके पास है 2 की पावर 3 इंटू 3। अब देखो 2 की सबसे बड़ी पावर है 4, ठीक है भाई, 2 की पावर 4 और 3 की पावर देखें तो एक ही है, तो 2 की पावर 4 16 इंटू 3, तो भैया आपका एलसीएम हो गया 48। समझ में आ गई ना, बस हर चीज समझाई जाएगी आपको, कोई दिक्कत हो बताओ। Two numbers are in the ratio 2:3 and their LCM is 180. What is the HCF of this number? चलो भाई, तो देखो बच्चों, सबसे पहले आप उन नंबरों को लेट करो, ठीक है ना। लेट द टू नंबर्स, लेट द टू नंबर्स, एक को हम ले लेते हैं 2x और प्यारे बच्चों दूसरे को ले लेते हैं 3x। ओके, फिर अपना वही कि भाई एलसीएम इज 180। तो भाई देखो एलसीएम ऑफ 2x और 3x कितना होगा, इसका पहले जो एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम ऑफ 2x और 3x क्या एलसीएम होगा, तो भैया इसका एलसीएम होगा 6x। और अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो भाई 2x और 3x का जो एचसीएफ होगा वो सिंपल x होगा। तो हमने फॉर्मूला पता है क्या, कि भाई आपके पास जो नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट, भाई देखो पहले तो एलसीएम दिया हुआ उसकी यूज मतलब इसका x निकालो। चलो तो भाई 6x इज इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू तो 30 आ गई। और एचसीएफ आपको पता ही है x है, तो एचसीएफ कितना हो गया 30, खत्म, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। एचसीएफ होता है जो दोनों में आपको कॉमन नजर पार्ट आ रहा है, वही तो एचसीएफ है। तो 2x और 3x में x ही तो आपको दिख रहा है बच्चों कॉमन, हाँ या ना। तो एचसीएफ कितना हो गया 30, कोई दिक्कत तो नहीं है, सोच लो एक बार आराम से। एक्सप्लेन वाई 2 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 5 एंड 5 इंटू 7 इंटू 11 प्लस 7 इंटू 5 आर द कंपोजिट नंबर। देखो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था जिसमें आपको मोर देन 2 फैक्टर्स नजर आए, 2 प्राइम फैक्टर्स दिखाई दें, तो समझ लेना वो कंपोजिट है, क्योंकि दो तो खुद हो ही जाते हैं, एक वो 1 और एक इतना। तो जब भी आपको 2 से ज्यादा उसके फैक्टर्स दिखाई दें, मोर देन 2 फैक्टर्स हो, तो वो क्या होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे। मोर देन 2 फैक्टर, मैं फिर से बता रहा हूं, मोर देन 2 फैक्टर। अब देखो 2 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 5, अब 5 कॉमन लो तो आपको दिखेगा 2 इंटू 3 प्लस 1, तो 2 इंटू 3 6 7 हो जाएगा। तो आपके पास 1 5 और 7, देखो 3 फैक्टर दिख रहे हैं, इन्हें दिख रहे हैं, हाँ या ना। अब अगले के करते हैं,
5 इंटू 7 इंटू 11 प्लस 7 इंटू 5। हाँ है ना, देखो कॉमन क्या है पहले उसे लो, 5 और 7 कॉमन है, ठीक है भाई, ले लिया, अंदर बच्चा 11 प्लस 1 यानी कि 12, इसके भी फैक्टर कर लो। तो 5 या ऐसे लिख लो 5, यहाँ पहले 7 कर लेते हैं, 5 इंटू 7, ठीक है, 5 इंटू 7 इंटू 12, ठीक है भाई। तो ये आपको देखो, और 1 तो होता ही है, ठीक है ना, तो यानी कि इसके भी आपको 2 से ज्यादा फैक्टर्स नजर आ रहे हैं, हाँ या ना। आप देखो 1 भी लिख सकते हो ना, 1 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 12, जहां पर भी आपको मोर देन 2 फैक्टर्स नजर आए वो बच्चों आपके कंपोजिट नंबर होते हैं। तो ये दोनों के दोनों कैसे नंबर्स हैं, तो कह सकते हो आर कंपोजिट नंबर्स। पक्का, आगे बढ़े, चलो भाई। SCF of 65 and 117 is expressible in the form of this, then find the value of n। ठीक है भाई, SCF की बात करते हैं। देखो 65 के अगर आप फैक्टर करो तो क्या होंगे, ये हो जाते हैं आपके 13 और 5, ठीक है। 117 के फैक्टर करें तो ये 13 इंटू 3 इंटू 3, यही तो होगा, 13 9 सा 117, ठीक है, ओके। अब अगर आप इसमें SCF देखो तो प्यारे बच्चों आपको SCF नजर आ रहा होगा 13, SCF क्या दिखाई दे रहा है 13, ओके, SCF 13 हो गया। तो यानी कि जो एक्सप्रेस फॉर्म में है 65n माइनस 117 इज इक्वल टू 13, तो 65n इज इक्वल टू 13 प्लस 117, ये आ जाएगा, यानी कि ये हो गया आपका 130 अपॉन 65, यानी कि n की वैल्यू आ गई है 2। वो दिक्कत क्लियर है ना, बात बिल्कुल सोच लो, कहीं भी कुछ भी दिक्कत नजर आए तो बताओ। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, फाइंड द SCF ऑफ 612 एंड 1314 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है भाई, तो सबसे पहला स्टेप अपना क्या होगा कि सबसे पहले इसके फैक्टर करते हैं। 612 के फैक्टर 2 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट में अगर 2 4 6 8 या 0 हो तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो 2 3 ज़ा 6 और 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 2 1 ज़ा 2 5 3, अब 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15 और 3 1 ज़ा 3, फिर 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 17, और अब तो 17 से ही होगा। तो 612 के फैक्टर हो गए बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। अब करते हैं किससे, 1314, चलो भाई 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा हो गया आपका 10 और 2 7 ज़ा, तो 657 आ गया। अब तो 2 से होगा नहीं, 3 से करते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 और बचेंगे तुम्हारे हो गए 2, तो 3 9 ज़ा 27, फिर 3 से तो ये हो जाएगा आपका 7 और ये 3, अब नहीं होगा। तो 1314 के फैक्टर हो गए हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 73। आपको SCF निकालना, देखो कॉमन क्या आ रहा है। तो अगर मैं SCF की बात करूं तो आपको तो कॉमन दिख रहा है 2, फिर दिख रहा है 3 और फिर 3, बस यही कॉमन है, उससे ज़्यादा तो आपको दिख ही नहीं रहा होगा। तो ये आ गया आपका 18। क्लियर है बात। सबसे पहले हमने क्या किया, दोनों के फैक्टर करे, फैक्टर के बाद देख लिया कि भैया कॉमन क्या है। क्लियर, चलो भाई। एक्सप्रेस 5050 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, इज इट यूनिक। तो चलो भाई सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन। 5050 2 से किया, 2 2 ज़ा 4, 2 इंटू हो जाएगा 5 और ये हो गया। चलो अब इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं तो आएगा 5 5 ज़ा 25 और 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से डिवाइड करते हैं तो 101। तो इसके जो फैक्टर हो गए प्यारे बच्चों वो क्या हो गए हैं, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 101, यानी कि 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 101। क्लियर है फैक्टर, ओके। और हाँ ये यूनिक भी है। देखो यूनिक क्या होता है कि जो भी हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं किससे 1 से बड़े, उनको हम लिख सकते हैं
द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है ना बच्चों, तो हम कह सकते हैं यस इट इज यूनिक। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो भाई बढ़े आगे। शो दैट द नंबर्स आर नॉट को प्राइम। तो मैंने आपको देखो बताया था कि को प्राइम वो होते हैं जिसमें कोई भी फैक्टर्स आपको कॉमन ना दिखाई दे, कोई भी फैक्टर। चलो भाई 2 3 1 के फैक्टर कर लेते हैं। अगर आप 2 3 1 के फैक्टर करोगे तो देखो क्या आता है। पहले 3 से इसको डिवाइड करो, 3 7 ज़ा 21 और 3 7 ज़ा 21। फिर 7 से करते हैं तो आएगा 11 बच्चों, और 11 से करते हैं तो ये आएगा। अब 3 9 6, चलो भाई इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। 3 1 ज़ा, ये तो चलो पहले 2 से हो जाएगा, 2 से कर लेते हैं। ओके, पहले 2 से कर लिया, तो हमारा हो जाएगा 2 से कितना, 2 1 ज़ा 2, कितने बचेंगे 1, तो हो जाएगा आपका 9 और 8। फिर 2 से हो जाएगा, कितना आएगा 9 9, अब 3 से हो जाएगा 33, फिर 3 से हो जाएगा 11, और अब 11 से। अब बच्चों आप देखो, इसमें तो आपको अगर मैं कहूँ एचसीएफ आ रहा है ना इसमें, हाँ बिल्कुल, अगर आप इसका एचसीएफ निकालोगे तो बच्चों 3 और 11 आपको कॉमन दिख रहे होंगे 33। ठीक है, और यानी कि ये को प्राइम नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जितने भी को प्राइम होते हैं उनका एचसीएफ 1 होता है, जबकि इसका एचसीएफ कितना आ गया 33, यानी कि इसमें जो फैक्टर्स हैं वो कॉमन है, क्योंकि को प्राइम में जो नंबर्स होते हैं उन को प्राइम नंबर्स का एचसीएफ हमेशा 1 होगा। तो जब भी आपको चेक करना हो तो आप क्या करो, दोनों का एचसीएफ निकाल लो, एचसीएफ अगर 1 आता है तो को प्राइम है, नहीं आता तो नहीं है। क्लियर है बात इतनी? चलो भाई, यानी कि जो 33 है वो 1 के इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि नंबर्स आर नॉट को प्राइम। हाँ या ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो भाई, find HCF and LCM of 404 and 96 and verify that HCF into LCM is equal to product of two given numbers। तो देखो बच्चों, सबसे पहला काम क्या करते हैं, अपना फैक्टराइजेशन। अगर आप फैक्टराइजेशन पर ध्यान दो तो देखो 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4। फिर आप 2 से डिवाइड कर दो तो आएगा 1 0 1। ओके, अब आप बच्चों 96 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो देखो क्या आता है, 2 से 48 आएगा। फिर आप 2 से डिवाइड करोगे बच्चों तो 24 होगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 12 होगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 6 होगा, और फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 3 होगा। हाँ या ना? तो आपके पास जो हो गए हैं 404 के, वो तो सीधे सीधे 2 इंटू 2 इंटू 101 है, और 96 की देखें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 हो गए, चलो इंटू 3। अगर आप एचसीएफ की बात करें तो देखो एचसीएफ तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है 2 इंटू 2, यही कॉमन है, तो 4 तो हो गया एचसीएफ। और एलसीएम की बात करें तो देखो भाई एलसीएम अगर देखें तो इधर 2 की पावर 2 है और इधर 2 की पावर 5 है, यही तो रहेगा भाई। 2 की पावर 5 होगा, इंटू 3 होगा, इंटू 101 होगा, यही आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 5 हो गया 32, इंटू 3 हो जाएगा 96, इंटू 101, तो आपके पास आएगा 96 96। क्लियर है इतनी बात? तो एलसीएम भी आ गया, एचसीएफ भी आ गया। वेरीफाई कर लेते हैं कि आपसे पूछा गया है ना कि भाई कि आपके पास वेरीफाई के लिए, चलो भाई सबसे पहला काम करते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना है तो 9696, एचसीएफ कितना है 4, तो आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 38784। ठीक है ना? और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स की बात करें, किसकी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमारे हो गए हैं। कितना था एक नंबर था 404 और दूसरा नंबर था 96। अगर आप इसकी भी मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो यही आएगा, आप करके देख लेना। ठीक है ना? तो दोनों सेम हो गए तो वेरीफाई हो गया। तो हमने क्या करा बच्चों, सबसे पहले फैक्टराइजेशन करके एचसीएफ और एलसीएम को निकाला। जब निकल गए
तो फिर हम उसकी मदद से हमने क्या करा, इस वेरीफाई किया कि एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट इक्वल होता है उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। In army, contingent of 678 soldiers is to be marched behind an army band of 36 members in a Republic Day parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns they can? देखो बच्चों, एक छोटी सी बात याद रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए कि भाई इतने ग्रुप हैं, इतने कॉलम्स में आपको करना है, तो तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक करे, अरे एचसीएफ निकालना है। और जब कभी ऐसे क्वेश्चंस आए कि भाई ये लाइट्स हैं और ये इतने रेगुलर इंटरवल के बाद जलती हैं, कब एक साथ जलेंगी, जब भी ऐसी चीज आए तुरंत दिमाग में आए कि भैया एलसीएम निकालना है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है ना। चलो भाई, तो नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ सोल्जर्स इन आर्मी कंटिजेंट कितने हैं बच्चों हमारे पास, 6, 7, 8। आप इसके फैक्टर भी कर सकते हो, तो देखो फैक्टर करोगे 6, 7, 8 के तो कितना आएगा, 2 से डिवाइड करो तो 3, और ये हो जाएगा 3, 9, फिर आप 3 से डिवाइड करोगे तो 1, 1, 3, तो इसके फैक्टर हो गए हैं 2, 3 और 1, 1, 3, ठीक है। और कितने मेंबर के नाम, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं आर्मी बैंड में, वो भी लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ मेंबर्स इन आर्मी बैंड कितने हैं बच्चों, तो आपके पास 36 है, इसके भी आप फैक्टर कर सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर है। तो अगर मैं इसका एचसीएफ देखूं इन दोनों का, 6, 7, 8 और 36 का, तो देखो बच्चों एचसीएफ में मैंने आपको बताया था कॉमन देखना, जैसे 2 ये हो गया, फिर बच्चों आपके पास है 3 ये हो गया, तो कितना आ गया 6। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स दे कैन मार्च इज 6। क्लियर है इतनी बात, कितने होंगे, 6 होंगे, पक्का। सोच लो, आगे बढ़ूं, चलो भाई। On a morning walk, 3 persons steps together and their steps measure 40, 42 and 45 centimeter respectively. What is the minimum distance is to be walked that can cover same distance in complete step? मैंने आपको बताया, जब भी ऐसा हो भाई 3 लोग ये काम कर रहे हैं, 4 लोग ये कर रहे हैं, या 4 लाइट एक साथ जल रही, कब दोबारा जलेंगी, तो तुरंत दिमाग में क्या है, बस एलसीएम निकालना है, हाँ या ना। तो सबसे पहले इनके फैक्टर कर लेते हैं, चलो भाई फैक्टर करते हैं। तो 40 के फैक्टर कितने हो गए, तो हो जाएंगे 2, 2, 2 और 5, ठीक है ना। 42 के फैक्टर कर लो तो 2 इंटू 3 इंटू 7, इसमें से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। 45 के करोगे तो 3 इंटू 3 इंटू 5। अब आप एलसीएम निकालना है, तो देखो भाई एलसीएम में मैंने आपको बताया, तो जो सबसे बड़ी पावर है वो आपको लेनी होती है। तो देखो 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है, पहले वो देखो, 3, ठीक है भाई। 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2, 5 भी अकेला है और 7 भी अकेला है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी 8 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 7। तो आप इसे सोल्व करोगे तो बच्चों आएगा 2520 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो ये आपका सेंटीमीटर में, अगर आप वो निकालना चाहते हैं इसको किलोमीटर में, तो आप इसको किलोमीटर में चेंज कर लो, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस हो जाएगी। तो इस सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदलो, तो 2520 तो 100 सेंटीमीटर, यानी कि वो क्या नाम है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 से डिवाइड कर मीटर में बदला, फिर 1000 से डिवाइड करके इसको बच्चों बदल लेंगे किलोमीटर में, आएगा 0.0252 किलोमीटर। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि भाई एक क्या नाम, देखा होगा ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, 3 लाइट्स हैं, वो एक साथ जल रही हैं और एक लाइट इतने टाइम के बाद जलती है, एक लाइट इतने टाइम के बाद जलती है, बताओ कब ऐसा टाइम आएगा कि तीनों एक लाइट से जले, तुरंत दिमाग में आए कि भैया एलसीएम निकालना है, हाँ या ना। चलो भाई, ऑन स्वीट शॉपकीपर प्रिपेयर 396 गुलाब जामुन एंड 342 रसगुल्लास। क्यों, मुंह में आ गया पानी। He packs them into containers. Each container consists of either gulab jamun or rasgullas, but have equal number of pieces.
फाइंड द नंबर ऑफ पीसेस ही शुड पुट इन ईच बॉक्स सो दैट नंबर ऑफ बॉक्सेस आर लीस्ट। ठीक है, क्लियर है भाई? तुरंत आपको क्या निकालना है बच्चों? एचसीएफ। क्लियर? चलो भाई, तो सबसे पहले नंबर ऑफ गुलाब जामुन। चलो भाई, नंबर ऑफ गुलाब जामुन कितने हो जाएंगे? 396। फैक्टर कर लेना बच्चों, तो आएंगे इसके देखो 396 के, आप इसे पहले 2 से डिवाइड करो। जब आप 2 से डिवाइड करोगे देखो कितना आएगा, 2 1 जा 2, और ये हो गया आपका 9 और ये हो गया 8। फिर 2 से डिवाइड कर देना, ये आ जाएगा 9 9, 3 से डिवाइड करोगे 33, फिर 3 से करोगे 11। तो क्या फैक्टर हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। ठीक है, ओके। और नंबर ऑफ रसगुल्ला कितने हो उसे? नंबर ऑफ रसगुल्ला कितने हो गए हैं? 342 के फैक्टर करोगे तो बच्चों आएगा 2, ठीक है, 2, फिर आएगा 3, 3 और 19। अब इसका एचसीएफ करते हैं। तो देखो एचसीएफ में अपना वही कॉमन, तो एक तो 2 कॉमन हो गया है, और एक 3 कॉमन हो गया, और एक 3 कॉमन हो गया। तो हमारा हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 18। क्लियर है? तो शॉपकीपर को कितनी स्वीट्स रखनी है हर बॉक्स में? 18, ताकि वो नंबर ऑफ बॉक्सेस कम से कम यूज कर पाए। क्लियर है इतनी बात? जब भी ऐसा है, ठीक है ना, कॉलम में, ग्रुप में, बॉक्सेस में स्वीट, तो तुरंत दिमाग में है कि भैया एचसीएफ निकालना है। छोटी छोटी बातें याद रखो। क्लियर है इतनी बात? चलो, फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर्स दैट डिवाइड्स 125, 162 एंड 259, लीविंग रिमाइंडर 5, 6 एंड 7। देखो सबसे पहला काम क्या है बच्चों, आप रिमाइंडर्स को हटा दो। सबसे पहला काम यही करो, ठीक है ना। तो 125 में से क्या हटाना है? 5, तो क्या बचेगा? 120। ठीक है, 162 में से कितना हटाना है? 6, तो कितना बचेगा? 156। और 259 में से कितना हटाना है? 7, तो कितना बचेगा? 252। अब लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर निकालना है, तो यानी कि ये बात कह रहा है कि हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा। ठीक है भाई, फैक्टर कर लेते हैं। देखो 120 के फैक्टर तो आप बहुत आराम से कर सकते हो। कितना आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ऐसे ही प्यारे बच्चों 156 के फैक्टर कर लो। कर लोगे? 2 2 3 एंड 13। ऐसे ही बच्चों आप 252 के फैक्टर करो, तो आएंगे 2 2 3 3 एंड 7। अब एचसीएफ की अगर मैं बात करता हूं तो तीनों में कॉमन क्या है? ओके, एक तो देखो कॉमन आ रहा है अपना 2, ये आ गया कॉमन, एक दूसरा 2 कॉमन आ गया, और एक आ गया 3। बस यही तो कॉमन है। तो आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3। कोई दिक्कत तो नहीं, फैक्टर आप कर सकते हो बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने सबसे पहले क्या काम करा, जो रिमाइंडर्स थे उन्हें हटा दिया, और उसके बाद उसका हमने क्या निकाल दिया? एचसीएफ। ठीक है, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर हो गया बच्चों, वो कितना हो गया है आपके पास? 12। पक्का? आगे बढ़े, चलो भाई। शो दैट 5 प्लस 2 रूट 7 इज एन इरेशनल नंबर। देखो बच्चों, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिन नंबर्स को हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उनको हम बोलते हैं इरेशनल। वेयर रूट 7 इज गिवन टू एन इरेशनल नंबर, हमें रूट 7 इरेशनल नंबर दिया हुआ है। ठीक है भाई, तो हम मान लेते हैं सबसे पहला काम कि भाई जो 5 प्लस 2 रूट 7 है इज ए रेशनल नंबर। हमने मान लिया कि भैया ये एक रेशनल नंबर है। चलो भाई, अच्छी बात है, मान लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम लिख सकते हैं 5 प्लस 2 रूट 7 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। ध्यान रखोगे, जो ए और बी हैं बच्चों, वो आपके कैसे होंगे? को प्राइम। याद है ना? को प्राइम, जिसमें कुछ भी फैक्टर आपको कॉमन ना दिखाई दे 1 के अलावा, और v कभी 0 नहीं होगा। ठीक, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो 2 रूट 7 इज इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस 5। लिख सकते हो, लिख सकते हो रूट 7 इज इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस 5 डिवाइड बाई 2। तो बच्चों आपको पता है कि ए और बी इंटीजर्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये भी इंटीजर होगा। हाँ या ना भाई? ए एंड बी आर इंटीजर्स। अब इंटीजर्स का आप एलसीएम लो या माइनस करो, प्लस करो, रहेगा तो इंटीजर, तो हम कह सकते हैं कि ये भी आपका
इंटीजर होगा, हाँ या ना, इज ए रेशनल नंबर। अब ये सोचो, ये तो हो गया रेशनल नंबर, इस हिसाब से तो √7 को भी रेशनल होना पड़ेगा, लेकिन हमें क्या दिया हुआ है बच्चों, √7 एक इरेशनल नंबर है और इस हिसाब से तो रेशनल आ रहा है, तो हमारी बात तो गलत हो गई। तो इसका मतलब जो हमने सोचा था वो गलत हो गया है। क्लियर है इतनी बात? तो हम कह सकते हैं जिस हिसाब से ये आया है उस हिसाब से तो √7 इज ए रेशनल नंबर, क्योंकि भैया वो उसके इक्वल है, हाँ या ना? सोच रहे हो बात मेरी? चलो भाई, तो हम कह सकते हैं बट दिस contradicts this contradicts the fact that √7 is an irrational number. √7 is irrational number. Is rational number. Hence our assumption is wrong. जो हमने सोचा था वो गलत आया। क्यों गलत आया? क्योंकि एक साइड रेशनल आ रही है और एक साइड इरेशनल आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि 5 + 2√7 इज एन इरेशनल नंबर। देखो बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन आएगा जरूर, इस तरह का, ठीक है ना? तो इन क्वेश्चनों को भी जैसे मैं लिखा रहा हूं वैसे ही लिखना पेपर में, ठीक है ना? क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी इसी तरह का है, ठीक है ना? तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सपोज करेंगे कि भैया जो 3 + √7 अपॉन 5 है, ये एक रेशनल नंबर है, इज रेशनल नंबर। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई, अब हमने ले लिया 3 + √7 अपॉन 5 इज इक्वल टू, चलो a अपॉन b माना था, इसे p अपॉन q मान लेते हैं, जहां पर p और q प्यारे बच्चों कैसे हैं, को प्राइम है। p एंड q आर को प्राइम, कोई दिक्कत तो नहीं। तो 3 + √7 अपॉन 5 इज इक्वल टू, तो चलो भाई इसको इधर भेज देते हैं डिनोमिनेटर को, तो ये हो जाएगा 5p अपॉन q, √7 इज इक्वल टू 5p अपॉन q -3। ठीक है, अब देखो जो 5p -3 है, ये मैंने अभी आपको बताया था कि भाई हमारे पास p एंड q आर इंटीजर्स, ये मैंने बताया था कि कैसे हैं, p और q इंटीजर्स हैं। तो उस हिसाब से तो 5p अपॉन q -3 इज ए रेशनल नंबर। कैसा होगा? एक रेशनल नंबर होगा। और अगर ये रेशनल नंबर है तो उस हिसाब से √7 को भी रेशनल होना पड़ेगा। तो आप क्या कहोगे कि भैया √7 इज ए रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर। क्लियर है इतनी बात? तो अब बस हम अपनी लाइन वही लिखेंगे कि बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact that √7 is an irrational number। क्लियर है इतनी बात? सोच लो एक बार, पक्का? चलो भाई, तो hence our assumptions is wrong। our assumption is wrong। हमने जो माना था वो चीज गलत है। अब कह सकते हैं कि 3 + √7 अपॉन 5 कैसा है, इज एन इरेशनल। क्लियर है ना बच्चों? ऐसा क्वेश्चन आएगा जरूर, ठीक है ना? गलत नहीं होना चाहिए पेपर में। चलो भाई, क्लियर है बात इतनी? सोच लो, पक्का? बढ़ू आगे, चलो भाई। Given that √2 is an irrational number, prove that 5 + 3√2 is an irrational number। देखो ये भी ऐसे ही है, ठीक है ना? चलो करते हैं इसको भी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपना वही कि 5 + 3√2 को मान लेते हैं रेशनल। मान लिया भाई, ओके। अब 5 +
3√2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी मान लेते हैं, जहां पर हमारे प्यारे बच्चों ए और बी जो होंगे वो कैसे होंगे, को प्राइम, कैसे होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। क्लियर है इतनी बात? यानी कि हम लिख सकते हैं 3√2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, ए अपॉन बी, ओके, -5। तो लिख सकते हो √2 इज इक्वल टू 1/3, या आप चाहो तो देखो एलसीएम भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है, a माइनस 5b अपॉन बी, ऐसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इस हिसाब से अगर आपका जो a है और b है वो कैसे हैं, इंटीजर्स हैं, अगर ये क्या है, इंटीजर्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि a माइनस 5b अपॉन 3b इज रेशनल। और अगर ये रेशनल है, और हमें क्या दिया हुआ है, हमसे कहा गया है कि जो √2 है वो इरेशनल है, क्या है, इरेशनल, तो आप ये कह सकते हो ना कि भाई आपकी बात गलत है, तो √2 इज ए रेशनल नंबर, ये होना चाहिए था जिस हिसाब से ये आया। लेकिन √2 कैसा नंबर होता है, √2 कैसा है, तो हम ये कह सकते हैं वट दिस कॉन्ट्राडिक्ट, वट दिस contradicts the fact that the fact that √2 is a √2 is irrational। भाई हमने जो किया उससे तो हमारा √2 रेशनल आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन ने दिया हुआ है कि भाई हमें पता है कि √2 कैसा होता है, रेशनल होता है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा एजम्पशंस गलत है। हाँ, जो अभी हमारा हमने क्या है, हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, जो भी हमने सोचा था वो गलत है। तो हम क्या कहेंगे बच्चों कि भाई 5 + 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर है इतनी बात? सोच लो, पक्का? चलो भाई, तो ये बात क्लियर हो गई कि हमने सबसे पहले क्या लेट किया कि भाई 5 + 3√2 कैसा है, एक रेशनल है। ठीक है भाई, हमने उसको उधर लेके गए और हमें ये पता चला कि भाई ये तो रेशनल है, तो इस हिसाब से ये भी क्या होना चाहिए था, रेशनल। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि भाई √2 एक इरेशनल है, यानी जो हमने एज्यूम किया था वो हमारी बात गलत हो गई। पक्का? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी इरेशनल नंबर्स लाई बिटवीन √2 एंड √3, राइट एनी ऑफ टू देम। देखो भाई, इनके बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होंगे, कितने, इनफाइनाइट, ये ध्यान रखना। देयर आर इनफाइनाइट 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 इरेशनल नंबर्स। ठीक है भाई, दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स होंगे, ये आपको ध्यान रखना, √2 एंड √3। अब आप एग्जाम्पल में कोई सा भी रख सकते हो, आपकी इच्छा है, जैसे आप 2.1 ले लो, और भैया 2.2 ले लो, 2.3 ले लो, आपकी इच्छा। क्लियर है इतनी बात? तो 2.1 ले लिया और दूसरा हो गया 2.3, दो इरेशनल नंबर हो गए। पक्का? तो क्या याद रखोगे कि दो आपके पास इरेशनल नंबर थे, उनके बीच में कितने इरेशन होंगे, तो भैया इनफाइनाइट होंगे। आगे बढ़े, चलो भाई। ओके, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा। √3, √7, √5, √2 समझ लो, एक तो ऐसा है कि पेपर में छपेगा ही, है ना। चलो भाई निकालते हैं। तो पहला अपना वही कि let us assume that √3 इज रेशनल नंबर। सबसे पहला अपना काम ये करना है कि उसको मान लेना है कि ये एक रेशनल नंबर है। ठीक, कितनी बात। अब √3 इज इक्वल टू a अपॉन बी, कोई दिक्कत तो नहीं, जहां पर a और b आर को प्राइम नंबर। ठीक, इतनी बात, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि दोनों को प्राइम है। चलो भाई लिखते हैं। अब मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर रहा हूं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर दी, स्क्वायरिंग कर दी। ये बिल्कुल वैसा ही आपको करना है, जितने भी स्टेप है फिक्स हैं बिल्कुल, चाहे √3 हो, √2 हो, √5 हो, √7 हो, कुछ भी हो, ऐसे ही करोगे।
स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो आएगा 3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर आ गया 3b स्क्वायर। तो आप क्या कह सकते हो, आप देखो, आप इससे ये बोल सकते हो कि भाई जो ए स्क्वायर है वो 3 से डिविजिबल होगा नहीं होगा, बताओ। जैसे अगर 15 है तो 15 को आप क्या लिखते हो, 3 इंटू 5। तो मैं ये कह सकता हूं ना कि भैया 3 या 5 इनसे डिविजिबल है 15, हाँ या ना। चलो भाई, तो आप ऐसे कह सकते हो कि 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर, क्योंकि भाई उसके क्या नाम इसका फैक्टर है इसके, तो हम लिख सकते हैं 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर। और ये भी कह सकते हैं कि 3 डिवाइड्स ए। पक्का सोच लो, यानी कि जो 3 है वो डिवाइड कर रहा है ए को, तो मैं कह सकता हूं कि ए का 3 फैक्टर होगा। तो आप लिख सकते हो ए इज इक्वल टू 3c, जहां पर c जो है वो एक इंटीजर है। c इज एन इंटीजर। सोच लो, कोई दिक्कत हो तो बता दो। तो a इज इक्वल टू क्या ले लिया, 3c। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब a की वैल्यू आ गई तो इसकी वैल्यू को आप चाहो तो पुट कर दो। आपके पास क्या आया था अभी, कितना आया था, ये था ना, इसमें पुट कर दो। जहां पर ये था ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर में ए इज इक्वल टू 3c रख दो। तो 3c का स्क्वायर इज इक्वल टू 3v कितना था, b स्क्वायर। तो 9c स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3b स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, b स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 3c स्क्वायर। ठीक है ना। तो इसमें भी आप क्या कह सकते हो प्यारे बच्चों की 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, हाँ या ना, सोच लो। 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, तो आप ये भी कह सकते हो कि 3 डिवाइड्स b। पक्का। अब देखो इन दोनों से, इससे जिसे मैं इक्वेशन नंबर 1 सेकंड मान लेता हूं और दूसरी वाले को फर्स्ट मान लेता हूं। अब देखो बच्चों, इन दोनों से एक बात तो कंफर्म है कि दोनों ही 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये कोप्राइम तो नहीं रहे, क्योंकि इसमें 3 जो है वो कॉमन फैक्टर हो गया, हाँ या ना। कि भाई हमारे पास जो है, यानी 3 डिवाइड्स बोथ ए एंड बी। तो मैं क्या कह सकता हूं कि ए एंड बी आर नॉट कोप्राइम, आर नॉट कोप्राइम इंटीजर्स। कह सकता हूं कि दोनों कोप्राइम इंटीजर्स नहीं है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact that the fact that A and B are coprimes, so hence root 3 is an irrational number। क्लियर है इतनी बात, सोच लो एक बार और, कैसे हो गए इर्रेशनल। ऐसे ही आपको करने सारे क्वेश्चन। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। चलो भाई, अब रूट 5 है। चलो आप ऐसा करो, वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो। मैं तो देखो आपको कराऊंगा, चाहे साला 100 बार क्वेश्चन आएगा, मैं आपको 100 बार कराऊंगा, लेकिन आप एक बार ट्राई करो, ठीक है ना। चलो करते हैं इसको भी। तो लेट अस एज्यूम, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। लेट अस एज्यूम दैट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। हमने मान लिया ये क्या है, कि रेशनल नंबर है। चलो भाई, तो रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b, वेयर a एंड b आर कोप्राइम इंटीजर। क्लियर है इतनी बात। कोप्राइम मैं बार बार बता रहा हूं, जिनमें आपको कोई भी कॉमन फैक्टर ना दिखाई दे। ठीक है, अब स्क्वायरिंग करेंगे, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, बिल्कुल एक एक स्टेप सेम है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। चलो भाई, दोनों साइड्स में स्क्वायरिंग करी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी कि 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 5b स्क्वायर। तो आप क्या कह सकते हो यहां से आप ये बोल सकते हो कि जो a है वो 5 से डिवाइड होगा, हाँ या ना। तो 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। तो आप ये भी कह सकते हो कि 5 डिवाइड्स a। ठीक, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि a इज इक्वल टू 5c, वेयर c इज एन इंटीजर। क्लियर है बात। अब आप क्या करोगे, अब आप इस a की वैल्यू को उठा कर रख दो यहां पर, ठीक है ना। चलो भाई रखते हैं।
तो देखो क्या हो जाएगा, कितना था, एक ए हो जाएगा आपका 5c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। तो ये आएगा 25c स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, यानी b स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 5c स्क्वायर। तो आप क्या कह सकते हो यहां से भी कि 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, यानी कि 5 डिवाइड्स b। अब देखो दोनों में साला कॉमन फैक्टर 5 आ गया, नहीं आ गया? ये कह सकते हैं ना कि वी गेट 5 डिवाइड्स बोथ ए एंड बी। अब दोनों में कॉमन फैक्टर 5 आ रहा, तो इसका मतलब वो तो को प्राइम रहे नहीं, तो हम कह सकते हैं कि ए एंड बी आर नॉट को प्राइम इंटीजर, को प्राइम इंटीजर्स, तो वो को प्राइम इंटीजर्स नहीं है। तो हेंस आवर एजम्पशंस इज रॉन्ग, हमने जो भी एज्यूम किया था वो चीज क्या हो गई है, गलत। आवर एजम्पशंस इज रॉन्ग। thus √5 is an irrational number। पक्का समझ में आ गई बात? तो √2 हो, √5 हो, √3 हो, कुछ भी हो ऐसा ही होगा प्यारे बच्चों। क्लियर है? चलो आगे बढ़ें। देखो प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, बिल्कुल ऐसे ही है। करो, खुद से करो, जल्दी से, फटाफट। नहीं होगा मैं फिर से कराऊंगा आपको, करो जरा। तो लेट अस एज्यूम √2 be a rational number, √2 be a rational number। ओके, मान लिया। तो √2 इज इक्वल टू, चलो इस बार p अपॉन q लेते हैं, वेयर आप a अपॉन b ले लो, p अपॉन q ले लो, कुछ भी लो, आपकी इच्छा है। वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर, को प्राइम इंटीजर्स। क्लियर है इतनी बात? इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्क्वायरिंग कर दें, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे। देखो क्या आता है, तो 2p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 2q स्क्वायर। तो आप क्या कह सकते हो कि 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, यानी कि 2 डिवाइड्स p। तो लिख सकते हो सो p इज इक्वल टू 2a, वेयर a इज सम इंटीजर्स या पॉजिटिव इंटीजर्स, कुछ भी बोल दो, आपकी इच्छा है। पक्का? चलो भाई अब पुट कर देते हैं इस वैल्यू को p की जगह पर। तो कितना आएगा, 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। ये कितना था, आपने क्या रखा है, a, चलो ठीक है। तो 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया। तो q स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 2a स्क्वायर। तो अब इससे हम क्या कह सकते हैं कि 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं, यानी कि 2 डिवाइड्स q। अब जो 2 है वो दोनों को डिवाइड कर रहा है, p को भी, और 2 डिवाइड्स बोथ p एंड q। अभी मैंने बताया था ये दोनों कैसे हैं, को प्राइम है, लेकिन ये तो हमारे क्या निकले, तो हम कह पा रहे हैं कि p एंड q आर नॉट को प्राइम, आर नॉट को प्राइम इंटीजर्स। हाँ या ना? क्योंकि इसमें तो 3 कॉमन फैक्टर आ गया, तो कह सकते हैं हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा जो एजम्पशन है वो गलत है। तो thus √2 is an irrational number। क्लियर है इतनी बात? सोच लो, अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। बढ़े आगे, चलो भाई। Prove that 2 plus 5 √3 is an irrational number is given that √3 is an irrational number। ओके, अभी किया था, चलो भाई वैसे ही करते हैं। सपोज
2 प्लस 5√3 इज ए रेशनल नंबर। मान लेते हैं कि भैया ये एक रेशनल नंबर है, जैसा हम करते हुए आए हैं, हाँ या ना। तो 2 प्लस 5√3 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। तो 5√3 इज इक्वल टू ए अपॉन बी -2। तो √3 इज इक्वल टू 1/5 ए अपॉन बी -2। ठीक है बच्चों, जो हमारा ए और बी है वो कैसा है, इंटीजर्स है। ओके, अगर ये इंटीजर्स हैं तो हम ये कह सकते हैं कि 1/5 ए अपॉन बी -2 इज ए रेशनल नंबर, हाँ या ना। उस हिसाब से तो ये कैसा है कि रेशनल नंबर हुआ। अब अगर ये रेशनल है तो सीधी सी बात है √3 भी एक रेशनल होना चाहिए, लेकिन हमें क्या कहा गया है, ये √3 एक इरेशनल है। तो हम कह सकते हैं कि बट दिस contradicts the fact that √3 is an irrational number, hence our assumption इज रॉन्ग। हमने जो भी एज्यूम किया था बच्चों वो गलत हो गया। तो हम कह सकते हैं क्या कि 2 प्लस 5√3 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर है इतनी बात। तो क्या करा हमने, जो भी हमें नंबर दिया था उसको सबसे पहले हमने मान लिया कि भैया वो एक रेशनल है। फिर हम ए अपॉन बी को हम 2 को उधर लेके गए और 5 को डिवाइड में, तो ये देखा कि भाई ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक इंटीजर है। ए अपॉन बी क्या है, इंटीजर है। और ए अपॉन बी अगर इंटीजर है तो ये पूरा एक रेशनल नंबर होगा, जबकि √3 कैसा होता है, इरेशनल। यानी कि बात हो गई है गलत। तो यानी जो हमने एज्यूम किया था बच्चों वो दिखा रहा है कि भाई ये एक इरेशनल नंबर है। क्लियर है ना इतनी बात। ये देखो इस पैटर्न पे एक जैसे ही क्वेश्चन होंगे, आपको समझ में आ रहे हैं। बढ़ू आगे, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 36 का कह रहा है डिफाइन इरेशनल नंबर एंड प्रूव दैट 3 प्लस 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। देखो बच्चों, क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखनी है कि आपसे 3 प्लस 2√5 को इरेशनल कराया गया, जबकि आपको √5 इरेशनल है ऐसा दिया नहीं है। तो आपको √5 इरेशनल भी प्रूफ करना पड़ेगा, तभी आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है ना बात। तो चलो पहले देखते हैं इरेशनल। देखो इरेशनल नंबर क्या है, जिन नंबर्स को हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। चलो एक लाइन लिख देते हैं इसकी कि इरेशनल नंबर इज ए नंबर which cannot be written in the form of p/q। ठीक है ना। और q इज नॉट इक्वल टू 0। और p और q हमारे क्या है, यहाँ पर इंटीजर्स हैं। तो जिस नंबर को हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं बच्चों, उसे हम क्या नंबर बोल रहे हैं, इरेशनल। तो पहले हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई √5 एक इरेशनल है, इसे प्रूफ करते हैं। चलो तो एज्यूम कर लेते हैं। तो लेट अस एज्यूम दैट √5 इज ए रेशनल नंबर। अब देखो इस जैसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे कर लिए हैं, ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ पे ही आ गए होंगे। तो मैंने मान लिया कि भाई √5 एक रेशनल नंबर है। किस फॉर्म में लिख सकता हूं, तो √5 इज इक्वल टू लिख सकता हूं a अपॉन बी। और यहां पर a और b क्या है, तो भैया a और b आर को प्राइम इंटीजर्स। ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखते हुए आ रहे हैं। अब दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर करोगे तो आप लिख सकते हो 5 इज इक्वल टू a² अपॉन b², यानी a² इज इक्वल टू क्या आ गया प्यारे बच्चों, 5b²। तो इससे मैं एक बात तो बोल सकता हूं ना कि 5 डिवाइड्स a²। क्लियर है इतनी बात।
देखो समझ में तो आ रहा है ना। चलो, अब मैं कह सकता हूं कि 5 डिवाइड्स ए, ये बात भी सही है। तो मैं लिख पा रहा हूं कि a इज इक्वल टू 5c, वेयर c इज इंटीजर। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई, अब आप प्यारे बच्चों a की जगह 5c पुट कर दो, देखो क्या आएगा। या चाहो तो आप इसमें यहां पर a की जगह जब आप 5c रखोगे तो 5c का स्क्वायर लिख देना सीधा, ठीक है ना। तो आ जाएगा 5c का स्क्वायर इज इक्वल टू में देखो क्या है, तो इज इक्वल टू में 5b स्क्वायर है। तो यहां से आपको मिलेगा 25c स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। 5 से 25 कैंसिल, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 5c स्क्वायर। तो आप क्या कह सकते हो कि 5 डिवाइड्स b स्क्वायर। क्लियर है? तो आप ये भी बोल सकते हो कि 5 डिवाइड्स b। क्लियर? तो अब इन दोनों चीजों से, ये वाली इक्वेशन से और ये जो अभी आई है, इससे आप ये कह पा रहे हो कि भैया 5 दोनों को ही डिवाइड कर रहा है, हाँ या ना। तो इसका मतलब जो ए और बी थे जो हमने लिए थे को प्राइम, वो को प्राइम नहीं है, हाँ या ना। ए एंड बी आर नॉट को प्राइम। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? सोच लो एक बार। चलो, तो ये बात जो हमने एज्यूम करी थी वो गलत हो गई है। तो हम कह सकते हैं कॉन्ट्राडिक्ट्स दिस contradicts the fact that the fact that A and B A and B are co-prime। क्लियर है इतनी बात? सो रूट 5 इज एन irrational number, irrational number। चलो भाई, अब आते हैं किस पर कि भाई 3 प्लस 2 रूट 5 भी एक irrational नंबर। अब इसको करते हैं। रूट 5 को देखो हमने कर दिया, हाँ ये अगर गिवन होता तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती, डायरेक्ट यूज कर लेते। तो अब फिर से हम एज्यूम करेंगे किसको कि भाई 3 रूट 5 कैसा है, एक रेशनल नंबर है। सपोज 3 प्लस 2 रूट 5 इज ए रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर। ठीक है भाई, तो लिख सकते हैं 3 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। तो 2 रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस 3। तो रूट 5 आ गया प्यारे बच्चों 1/2 ए अपॉन बी माइनस 3। और अभी मैंने कहा कि रूट भाई देखो ये चीज जो है, ये वाला हिस्सा आपका रेशनल है। कैसा है? रेशनल। और अगर ये रेशनल है तो इसको भी तो रेशनल होना पड़ेगा इस हिसाब से भाई। और अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या किया है कि भाई हमने ये बताया है कि रूट 5 एक इरेशनल है, लेकिन यहां से क्या दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों? रेशनल। तो बात तो गलत हो गई क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले इसको इरेशनल प्रूफ किया है। तो ए और बी हमारे कैसे हैं प्यारे बच्चों? इंटीजर्स। ओके, तो इसकी वजह से 1/2 ए अपॉन बी माइनस 3 इज ए रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर। चलो भाई, इतनी बात क्लियर है। तो हम लिख सकते हैं बट दिस दिस contradicts contradicts the fact that root 5 is an irrational। बात समझ में आ रही ना? देखो यहां से तो दिख रहा है कि भाई इधर जो राइट हैंड वाला हिस्सा है वो अगर इंटीजर है तो सब कुछ इंटीजर है, तो उसका मतलब वो रेशनल है। तो रूट 5 को भी रेशनल होना पड़ेगा, लेकिन रूट 5 तो हमारा कैसा है? इरेशनल। तो ये बात जो हमने एज्यूम करी थी वो तो गलत हो गई। तो हमारा एजम्पशंस जो हुआ बच्चा प्यारे बच्चों वो हो गया रॉन्ग। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो 3 प्लस 2 रूट 5 होगा वो एक इरेशनल नंबर होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। चलो भाई, तो क्वेश्चन समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने करा क्या? सबसे पहले तो हमने ये देखा कि इरेशनल नंबर होते क्या हैं। जिन नंबर्स को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते प्यारे बच्चों वो इरेशनल है। फिर मैंने रूट 5 को इरेशनल दिखाया और फिर उसकी मदद से दिखा दिया कि भाई 3 प्लस 2 रूट 5 भी इरेशनल है। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई, प्रूव दैट 2 प्लस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। देखो बच्चों यहां पर भी आपको
√5 कैसा दिया हुआ है, इरेशनल नहीं दिया हुआ, तो आप पहले उसे √5 को इरेशनल हो, जैसे मैंने पीछे किया, ठीक वैसे ही करना आप। हाँ, आलस मत करना, वीडियो को पॉज करो, पहले करो उसको कि भाई हाँ √5 एक इरेशनल है, फिर उसके बाद आना जो मैं अब कर रहा हूं। क्लियर है नहीं थी बात? चलो भाई फिर हम लिख लेंगे अपना कि सपोज 2 प्लस √5 इज ए रेशनल नंबर। क्लियर इतनी बात? इज ए रेशनल नंबर हमने मान लिया, ठीक। तो 2 प्लस √5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। तो √5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी -2। तो इससे ये वाली चीज तो इंटीजर है, ए अपॉन बी, जिसकी वजह से ये क्या मिलेगी, रेशनल। तो √5 को भी क्या मिलना चाहिए, रेशनल, जबकि वो कैसा होता है, तो √5 इज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर एज ए एंड बी आर इंटीजर्स। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? तो इसमें सो ए अपॉन बी -2 इज रेशनल। क्लियर इतनी बात कि जब ये वाला हिस्सा कैसा है, रेशनल है, तो √5 को भी तो रेशनल हुआ, लेकिन √5 कैसा होता है प्यारे बच्चों, इरेशनल। तो ये अपॉन बी -2 इज ए रेशनल नंबर। तो जो हमने सोचा वो तो गलत हो गया। क्लियर है ना बात? तो हम क्या कह सकते हैं कि बट दिस contradicts the fact that √5 is an irrational number, तो hence our assumption is wrong. Thus 2 plus √5 is an irrational number. क्लियर है इतनी बात? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? सोच लो एक बार। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Let a and b are two positive integers such that a is equal to p की पावर 3 और q की पावर 4 है, and b is equal to p की पावर 2 and q की पावर 3, where p and q are prime numbers if SCF and LCM। ठीक है भाई, तो बच्चों पहले SCF देखते हैं। देखो SCF मैंने आपको बताया हुआ, जो भी सबसे छोटी पावर होती है ना वही होगी, जो कॉमन तो छोटी ही पावर होगी ना। यहाँ देखो p की पावर 3 और यहाँ p की पावर 2 है, तो छोटा कौन हुआ, p की पावर 2। q देखो कितना 4 है, यहाँ 3 है, तो ये कितना हो गया, q की पावर 3। तो जो आपका SCF आया वो p² q3 आया। और अगर मैं LCM की बात करूं तो बड़ी पावर यानी कि p3 और q4। अगर आप कंपेयर करो तो देखो ये SCF है, तो यहां से m की वैल्यू तो 2 और n की वैल्यू आपको 3 दिख रही है। और अगर मैं बात करता हूं इसकी, किसकी, LCM की, तो LCM अगर आप देखोगे तो LCM क्या है, यानी कि आपके पास r की पावर हो जाएगी 3 और भैया s की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी r की वैल्यू हो जाएगी 3 और s की वैल्यू हो जाएगी 4, क्योंकि r और s पावर है दोनों। ठीक है भाई, समझ में आ गई ना बात? SCF में देखो, जब भी SCF देखो तो सबसे छोटी पावर, LCM सबसे बड़ी पावर, ठीक है ना। तो उसमें p की पावर 3 सबसे बड़ी थी, इसलिए हमने यहाँ लिखा, और q की सबसे बड़ी पावर 4 थी। अब ऐड कर लो सिंपल से कि भाई m प्लस n निकालना है हमें इंटू r प्लस s। तो m प्लस n यानी कि 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5 और 4 3 7 यानी कि 35। क्लियर है? कोई है ऑप्शन? हाँ जी बिल्कुल। चलो भाई, स्टेटमेंट इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इतना देयर SCF इतना देयर LCM। देखो बच्चों, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर SCF एंड LCM। तो अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट चेक करके देख लेता हूं, भाई SCF इंटू LCM क्या यही आ रहा है, तो हमारे पास 17 इंटू 340। तो आप करोगे देखो यही मल्टीप्लाई आएगी 5780। तो ये बात बिल्कुल सही है कि भाई LCM और SCF का प्रोडक्ट उन दो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक। एंड SCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। ये बात भी बिल्कुल सही है कि भैया SCF जो होता है वो हमेशा LCM का क्या होगा, फैक्टर होगा। ये बात बिल्कुल सही है, दोनों बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है।
ये दोनों बात तो बिल्कुल ठीक है, हाँ भैया स्टेटमेंट भी सही है ए और हमारा रीजन भी सही है, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये बी ऑप्शन है। पक्की बात, चलो भाई। द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लीस्ट कंपोजिट एंड प्राइम। देखो बच्चों तीसरी बार मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं कि सब मैंने आपको बताया था लीस्ट कंपोजिट नंबर, लीस्ट कंपोजिट नंबर मैंने आपको बताया था 4 होता है, ठीक है ना। लीस्ट कंपोजिट नंबर 4 है और लीस्ट प्राइम नंबर प्यारे बच्चों हमारा 2 है। तो अगर मैं इसका एलसीएम निकालू, देखो 4 और 2 का एलसीएम तो आपको पता ही है 4 होगा, और जो एचसीएफ होगा वो भैया 2 होगा। क्लियर रहती बात, तो बस रेशियो तो आप निकाल ही सकते हो, 4 डिवाइड बाई 2 यानी कि 2/1। तो क्या रेशियो आ गया, 2:1 का रेशियो है प्यारे बच्चों। देखो कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है, तो भैया बी ऑप्शन। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ देन एक्ससीएफ। देखो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला याद भी कराया था, दोबारा बता दे रहा हूं कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है ना प्यारे बच्चों, वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। जो भी आपके पास नंबर्स हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। क्लियर है ना इतनी बात, सोच लो। चलो भाई अब देखो एलसीएम कितना है आपके पास 36, एचसीएफ कितना है 2, एक नंबर x है दूसरा नंबर 18 है, तो 18 2 जा 36। तो प्यारे बच्चों x की वैल्यू क्या आ गई, तो भैया x की वैल्यू आ गई 4। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। इफ सम ऑफ द टू नंबर्स इज इतना, दो नंबर हमारे पास है उनका सम दिया हुआ है, ठीक है ना, और एक एचसीएफ कितना 81, देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स। देखो बच्चों एक बात तो कंफर्म है कि जो एचसीएफ होगा वो दोनों नंबर में तो होगा ना, सिंपल सी बात है, वरना तो कॉमन ही क्यों होता। तो आप क्या करो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो तुरंत एक को, जो भी एचसीएफ हो उसके साथ एक बार एक्स और एक बार वाई, हमेशा उन दोनों नंबर्स को मैं क्या ले रहा हूं, एक को 81 एक्स ले रहा हूं और दूसरे को प्यारे बच्चों में 81 वाई ले रहा हूं, हाँ है ना। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम कितना है 1215, तो 81x प्लस, समझ में आ गया 81 क्यों लिया, क्योंकि देखो एचसीएफ ऐसी चीज है जो दोनों नंबर में कॉमन होगी, हाँ है ना। तो उस एचसीएफ की मल्टीप्लाई किसी नंबर से करके ही तो वो नंबर आया होगा, तो मैंने एक को 81x ले लिया और दूसरे को 81y ले लिया, और दोनों का सम दिया हुआ है 1215। अगर मैं 81 कॉमन लूं प्यारे बच्चों तो आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1215। आप इसे 81 से डिवाइड करोगे तो 81 बन जा 81, बचे कितने आपके 40, 405, यानी कि ये 15 आ जाएगा। यानी कि जो x प्लस वाई आया ना प्यारे बच्चों वो 15 आया। अब देखो कितने पेयर आप बना सकते हो, अगर मैं x को 1 लूं तो सीधी सी बात है y 14 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं x को 2 लूं तो y 13 हो जाएगा। भाई सम हमें कितना रखना है 15, तो ऐसे दो नंबर ढूंढें जिनका सम 15 आए। अगर मैं 3 कितना लूं 4 लूं सॉरी, तो 4 लेंगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक है। और भाई कितने हो जाएगा तुम्हारे पास 7 है तो 8 हो गया। इतने पेयर बन सकते हैं, 1 है तो 14, 2 हो गया 13, 4 हो गया 11 और 7 हो गया 8, ठीक है ना इतनी बात। क्योंकि हमें ऐसे लेने की, देखो आप ले कभी कभी ये सोचोगे, बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे भैया 3 और 12 क्यों नहीं लिया, हाँ ना, नहीं, ऐसे लेने हैं, ऐसे को प्राइम नंबर्स लेने हैं जिसमें कुछ कॉमन दिखे ही ना आपको। 3 और 12 लेते तो फिर से 3 कॉमन आया था, फिर नहीं ले सकते। और गलती से भी ऐसे मत सोचना भैया 6 और 9 ले लो, नहीं जी, इसमें भी आपको 3 दिख रहा हो कॉमन, इसे भी नहीं ले सकते। तो ऐसे लेने जिसमें आपको कोई भी फैक्टर कॉमन दिखे ही ना। जैसे 1 और 14 में कुछ कॉमन नहीं है, 2 और 13 में कुछ कॉमन नहीं है, 4 और 11 में कुछ कॉमन नहीं है, 7 और 8 में कुछ कॉमन नहीं है, समझ में आई ना। कभी सोचो 12 और 3 हो सकता है, नहीं, 6 और 9 हो सकता है, नहीं। क्लियर है ना बात इतनी। तो कितने पेयर बन रहे हैं, तो भाई हमारे सिर्फ 4 पेयर बन रहे हैं, तो आंसर हो गया 4। क्लियर है इतनी बात, पक्का आगे बढ़ूं। द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर इज p एंड q इज 2 to 1, ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p माइनस q। देखो भाई हमारे पास जो दो प्राइम नंबर हैं, एलसीएम तो टू प्राइम नंबर, ठीक है भाई, तो यानी कि प्राइम नंबर है तो इनका दोनों का प्रोडक्ट ही ये रहा होगा, क्या 2 to 1, तो p इंटू क्यू हो गया 2 to 1।
अब देखो मैं इसके फैक्टर करूं तो इसके फैक्टर आते हैं 13 से डिवाइड होगा ये 13 से 13 वन जा 13 और 70, तो यानी कि ये दो फैक्टर का वो सॉरी दो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है 2 to 1। किसका? 13 का और 17 का। और एक बात बोलिए पी बड़ा है तो इसका मतलब जो पी रहा होगा ना वो 17 रहा होगा, तो पी की वैल्यू 17 है और क्यू की वैल्यू है 13। समझ में आ गई ना पी 17 क्यों लिया? क्योंकि भैया पी बड़ा है क्यू से। ओके, अब वैल्यू रख दो 3p माइनस क्यू, तो 3 इंटू 17 माइनस 13, तो 51 माइनस 13 यानी कि 38। कोई दिक्कत? क्लियर है बात? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। इफ x इंटू वाई 180 HCF एंड फाइंड द एलसीएम। ओके, देखो बच्चों हमें दो नंबर, हमने फॉर्मूला पढ़ा था एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ये फॉर्मूला हम पढ़ के आ रहे हैं। तो हमें दोनों नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है भाई। एचसीएफ हम एलसीएम हमारे पास नहीं है, लेकिन एचसीएफ हमारे पास है 3 और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है 180, तो भाई एलसीएम नहीं निकलेगा। 180 डिवाइड बाय 3 यानी कि 60, तो एलसीएम आ गया हमारे पास 60। कोई दिक्कत ही नहीं, क्लियर है बात? चलो भाई, 3 bell ring at an interval of 4, 7, 14 minutes. All 3 bells are rang at 6 a.m. when the 3 bells will ring again together. Okay, देखो बच्चों मैंने आपको बताया था कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि भाई 3 या 4 जितने भी लोग हैं वो एक साथ दौड़ रहे हैं, किसी की स्पीड अलग अलग है या इतने टाइम में वो राउंड पूरे करता है, बताओ कितनी देर के बाद दोबारा मिलेंगे, या ये रिंग वाला आ जाए, लाइट वाला आ जाए, ट्रैफिक लाइट वाला आ जाए, तो समझ लो तुम्हें आंख बंद करके कि एलसीएम निकालना है। चलो भाई, तो देखो 4, पहले 4 के फैक्टर करते हैं, तो 2 इंटू 2, 7 की जरूरत नहीं है तो भैया 7 इंटू 1 लिख लो, 14 के हो गए 2 और 7। अगर मैं एलसीएम की बात करूं देखो, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 7, क्योंकि देखो 2 की पावर ये 2 है, ये 7 है, और यहाँ 2 की पावर 1 और 7, तो सबसे बड़ी जो पावर है 2 की वो 2 है, तो हो गया 28। सही है, तो 28 मिनट के बाद वो दोबारा से क्या होंगे, एक साथ बजेंगे, यानी कि कितना 6:28 पर वो दोबारा से एक साथ रिंग करेंगे। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल, देखो फिर से वैसे ही ना क्वेश्चन आ गया, तो हम वही करते हैं जो हम करते आ रहे थे। सबसे पहले क्या करेंगे, सपोज 5 + 2√3 इज रेशनल। क्लियर है इतनी बात? हमने क्या मान लिया है इसको, रेशनल। ओके, अब 5 + 2√3 को कुछ किसके इक्वल ले सकते हो आप, p/q के ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2√3 इज इक्वल टू p/q माइनस 5, √3 आ जाएगा 1/2 p/q माइनस 5। देखो बच्चों ये p और q जितने भी हैं सब इंटीजर्स हैं या नहीं है? भाई देखो हमारे पास चाहे 5 हो, चाहे p हो, चाहे q हो, चाहे 2 हो, क्या है, सब इंटीजर्स। और इंटीजर्स हैं तो इसका मतलब ये रेशनल होंगे, ठीक है ना? तो यानी कि ये हिस्सा आपका क्या है, रेशनल है, तो उस हिसाब से ये भी क्या होना चाहिए था, रेशनल। लेकिन ये है क्या, उस हिसाब से तो हम ये कह सकते हैं ना कि √3 इज रेशनल। लेकिन √3 पहले ही क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ है भैया, क्वेश्चन ने बोल दिया है कि ये इरेशनल है, तो कह सकते हैं तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन। आप कैसे भी इसको लिख सकते हैं, ड्यू टू रॉन्ग एजम्पशन, जो हमने माना था वो गलत है, इस वजह से हम ये कह पा रहे हैं कि भाई 5 + 2√3 कैसा है बच्चों, इरेशनल है। तो कह सकते हैं 5 + 2√3 इज इरेशनल। कोई दिक्कत तो बात नहीं है? पक्का? चलो तो हमने क्या करा, 5 + 2√3 को पहले रेशनल लिया,
फिर हमारी लेफ्ट हैंड साइड में ये दिखाई दे रहा है कि वे सभी इंटीजर्स हैं, तो वो तो सिंपल सी बात है रेशनल होंगे, लेकिन उस हिसाब से तो √3 को भी क्या होना चाहिए था, रेशनल। लेकिन √3 तो इरेशनल है, तो जो हमने एज्यूम किया था वो गलत आया, यानी कि हम ये कह पा रहे हैं कि भाई ये 5 + 2√3 एक इरेशनल नंबर है। आगे बढ़ूं, चलो भाई। इफ a स्क्वायर इज इक्वल टू 23/25 देन a इज, देखो बच्चों, अगर अब मैं a की बात करूं तो देखो a √23/5 आएगा, हाँ या ना। अब रूट आ गया तो √23 है, तो हम इसे सीधा बोल देंगे क्या है, ये इरेशनल है। क्योंकि हाँ, अगर रूट निकल जाता तो ये p/q की फॉर्म में होता तो हम कह सकते थे रेशनल है, लेकिन ये कैसा है, ये इरेशनल है। क्लियर बात, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे बढ़ूं। प्रूव दैट 2 - √3 इज इरेशनल गिवन दैट √3 इज इरेशनल। ठीक है भाई, √3 अगर इरेशनल है तो ये तो सिंपल है, आप कर सकते हो उसको। चलो ट्राई करके देखते हैं। लेट अस assume that 2 - √3 is rational। हमने मान लिया है कि ये कैसा है, रेशनल है। तो 2 - √3 इज इक्वल टू a/b। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 - a/b इज इक्वल टू √3। तो √3 आ जाएगा, ये आपका 2b - a/b। एलसीएम ले लिया प्यारे बच्चों। अब देखो इस हिसाब से तो आपको क्या नजर आ रहा है कि √3 इज ए रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि भैया उसके अगर आप राइट हैंड साइड देखो तो सब इंटीजर है, हाँ या ना। अगर सब इंटीजर है तो ये इंटीजर होंगे तो सीधी सी बात है ये एक रेशनल होगा, उस हिसाब से इसको भी रेशनल होना चाहिए, पक्का ना। लेकिन लेकिन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन तो बोल रहा है कि √3 इरेशनल है, तो हमारी बात जो थी वो गलत हो गई। तो बट दिस contradicts the fact that √3 is irrational। √3 कैसा है, irrational है। So our supposition या assumptions is wrong। क्लियर है इतनी बात? जो हमने एज्यूम किया था वो चीज गलत है। ठीक है ना, जो चीज हमने सोची थी वो कैसी आ गई, रोंग। तो हम इससे ये कह सकते हैं कि भैया 2 - √3 इज इरेशनल। क्लियर है ना बात, कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो पक्का बिल्कुल समझ में आ गया ना। ऐसे हमने कम से कम 7-8 क्वेश्चन कर लिए हैं, बिल्कुल आपको ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल टिप्स पर। क्लियर है, आगे बढ़े। चलो भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3 नंबर एबीसी इज गिवन। हमारे पास 3 नंबर हैं एबीसी, उनके फैक्टर्स हमें दिए हुए हैं। एक क्या है, 2r इंटू 3p इंटू 5q। ठीक है, b इज इक्वल टू है 2p इंटू 3r इंटू 5p, एंड c है 2q इंटू 3q एंड 5p, सच दैट p इज लेस देन q एंड q इज लेस देन r and PQ are the natural numbers, the largest number that divide ABC without leaving a remainder is 30। ठीक है भाई, तो हमें एक तो तीनों के प्राइम फैक्टर्स दिए हुए हैं और ये जो लार्जेस्ट नंबर बच्चों आपको दिया हुआ है, यानी कि एक तरह से हमें एचसीएफ भी दिया हुआ है। ठीक है भाई, तो एचसीएफ कितना हो गया हमारे पास, 30। ओके, एंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट लीव्स ए रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइड बाय ईच ऑफ एबीसी इतना। तो एलसीएम कितना, देखो बच्चों एलसीएम हमारे पास है 5402, इसमें से आप माइनस कर दो 2 को तो आपके पास 5400, ये एलसीएम। ठीक है ना, हमें एबीसी निकालना है। चलो सबसे पहले एचसीएफ देखो, तो मैंने आपको बताया था एचसीएफ में आपको क्या करना है, देखो कॉमन देखने होते हैं और कॉमन चीज हमेशा कम होती है। यानी कि आपको देखो 2 की पावर आर है, 2 की पावर पी है और 2 की पावर भी, सबसे छोटा कौन हुआ, 2 की पावर पी। ठीक, ऐसे इसमें पी आर क्यू, सबसे छोटा नंबर ही आपके पास पी। ठीक है, और ऐसे ही हो जाएगा 5 की पावर पी। ठीक, तो हमारे पास आ गया 2 इंटू 3 6 इंटू 5 30। तो 30 की पावर पी हमारा एचसीएफ पर रख देते हैं भाई। तो 30 की पावर हो गया पी इज इक्वल टू 30। तो पी की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी आ गई, 1। चलो भाई, पी की वैल्यू तो निकल गई। अब एलसीएम की बारी आई, तो देखो एलसीएम पहले इसके हम फैक्टर कर लेते हैं किसके, 5400। चलो भाई 5400 कितने आते हैं, 2 से डिवाइड करो 2700,
फिर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये आपका हो गया 1, 2 3 ज़ा 6 और 5 0। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 6 ज़ा 12 और 2 7 ज़ा 14 और 5, ठीक है। फिर 3 से करते हैं, 3 2 ज़ा हो गया आपका 6, 3 2 ज़ा 6 और 3 5। फिर 3 से करते हैं तो 7 5, फिर 3 से करते हैं तो 25, फिर 5 से और फिर 5 से। तो इसके जो फैक्टर होंगे वो 2 की पावर 3, 3 की पावर कितना है 3 और 5 की पावर हो गया 2। ये आ गए फैक्टर। तो अब यहां से भी तो एलसीएम निकाल लेते हैं। देखो एलसीएम में हम क्या देते हैं, सबसे बड़ी पावर। तो पहले में देखो क्या है, आर पी क्यू, तो आर हो गया। तो अगर मैं एलसीएम देखूं तो आपके पास पहला आया 2 की पावर आर। दूसरे में देखते हैं, देखो कौन है, पी क्यू आर, इसमें सबसे बड़ा कौन है, आर, तो 3 की पावर आर। और फिर 5 में चेक कर लो, देखो 5 में कौन कौन है, एक क्यू है, पी है और पी है, तो सबसे बड़ा हो गया क्यू। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 2 इंटू 3 की पावर आर और 5 की पावर क्यू। और हमें दिया भी कितना है, एलसीएम 2 इंटू 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो इससे प्यारे बच्चों आर निकल गया 3 और क्यू निकल गया 2। तो अब आप ए भी निकाल सकते हो। देखो ए क्या था, 2 टू दी पावर आर, 3 टी की पावर पी और 5 की पावर क्यू। चलो भाई ए निकालते हैं। तो 2 की पावर कितनी है, आर मतलब 3, 3 की पावर हमारे पास कितनी थी, पी यानी कि 1 और 5 की पावर 2। तो ये आ जाएगा आपका 840 यानी कि 600। ठीक है, चलो भाई कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब अगले में देखो क्या है, इसमें 2 की पावर पी, 3 की पावर पी, 3 की पावर आर और 5 की पावर पी। चलो इसे भी निकालते हैं। 2 की पावर पी यानी कि 2 की पावर 1, 3 की पावर कितनी है आर यानी कि 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1। तो ये आ जाएगा आपका 270। ऐसे सी निकालते हैं। सी में कितना, देखो 2 की पावर क्यू, 3 की पावर क्यू और 5 की पावर पी। तो 2 की पावर ये वैल्यू रख दी, इसकी भी रख दी और ये, तो ये कितना आता है आपका 20 यानी कि 180। तीनों नंबर निकल गए। तो देखो क्वेश्चन में हमें एबीसी के प्राइम फैक्टर्स दिए हुए थे, तो हमने पहले उसकी मदद से एचसीएफ निकाला और एलसीएम, और फिर क्वेश्चन के हमने पीक्यूआर कंपेयर कर लिए, तो इससे हमारी एबीसी की वैल्यू आ गई। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भाई क्या कह रहा है, नेशनल आर्ट कन्वेंशन गोट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, of which 60 are interested in music, 84 are interested in dance, okay, 108 students are interested in handicrafts. For optimum culture exchange, organizers wish to keep them in minimum number of groups such that each group consists of a student interested in the same art form and the number of students in each group is the same. Find the number of students in each group, find the number of group in each art form. How many rooms are required if each room will be allotted a room? ठीक है भाई। तो भाई देखो मैंने आपको समझाया था, जब भी ऐसा हो कि आपको इतने ग्रुप ये बनाने हो, मैंने आपको बताया था तुरंत आप एचसीएफ निकालें। तो देखो भाई 60 के फैक्टर करते हैं, तो 60 के आप कर दोगे, आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, आराम से कर सकते हो आप, ठीक है ना। ऐसे प्यारे बच्चों आप 84 के करो, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ऐसे ही प्यारे बच्चों आप 108 के कर लेना। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप प्यारे बच्चों ऐसे कर लो, इधर से 2 से करोगे तो कितना आएगा 5 4, फिर 2 से करोगे तो 27, फिर 3 से करोगे तो ये 9, फिर 3 से 3। क्लियर है इतनी बात। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आ गया। अब देखो एचसीएफ, एचसीएफ हमें पता है कॉमन। तो देखो ये यहाँ पर आपको 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 इंटू 5 नजर आ रहा होगा, यहाँ 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7 नजर आ रहा होगा, और यहाँ 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3। तो भैया कॉमन हो गया 2 की पावर 2 और 3 बस। तो आपके पास जो एचसीएफ आया प्यारे बच्चों वो हो गया 4 और 3 12 हो गया। चलो एचसीएफ तो निकल गया, ठीक है ना। अब नंबर ऑफ ग्रुप इन म्यूजिक में, डांस में और हैंडीक्राफ्ट्स में निकालते हैं। चलो भाई, तो नंबर ऑफ ग्रुप्स इन म्यूजिक, नंबर ऑफ ग्रुप्स इन म्यूजिक में निकाल देते हैं। तो करना क्या है, जितने भी आपके पास, कितने लोग थे इसमें, हाँ 60, तो आप इसको 12 से डिवाइड कर दो, तो प्यारे बच्चों इसमें आ जाएंगे आपके पास 5। और नंबर ऑफ ग्रुप्स इन डांस में अगर आपको देखने हैं प्यारे बच्चों, तो हमारे पास आएगा 84 अपॉन 12, तो ये आ जाएगा 7।
ऐसे ही नंबर ऑफ ग्रुप्स इन हैंडीक्राफ्ट, इसमें देख लेते हैं कितना आएगा। तो इसमें आपका आ जाएगा 108/12, तो ये आ जाएगा 9। तो अब टोटल नंबर ऑफ रूम्स कितने हो गए वो निकाल लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, कितने रिक्वायर्ड हैं, तो ये हो जाएंगे प्यारे बच्चों 5, 7 और 9, तो ये आ जाएगा आपका 21। तो सब निकल गए इसमें। सबसे पहले हमने क्या करा, फैक्टर किए, फैक्टर करके एचसीएफ निकाला, और एचसीएफ अगर निकल गया तो उसके बाद हमने सभी के कितने निकाल दिए, कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स बनेंगे। बात समझ में आ गई है, आसान क्वेश्चन था। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहता है अगला क्वेश्चन, ये कह रहा है कि टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस एज p is equal to 18a square b की 4 and q is equal to 20a cube b square where a and b are prime number, find the LCM। ठीक है भाई, देखो p हमारे पास जो है वो कितना है, 18a स्क्वायर b की 4। तो देखो मैं 18 की अगर फैक्टर करता हूं तो कितने आएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3, और आपके पास a है 2 और जो b है प्यारे बच्चों वो आपके पास 4 है। क्लियर है इतनी बात। अगर मैं q की बात करूं प्यारे बच्चों तो वो है 20a क्यूब b स्क्वायर, तो यानी 20 के फैक्टर करें तो 2 इंटू 2 इंटू 5, और a कितने हैं प्यारे बच्चों, तो 3 है, और b कितने हैं आपके पास 2। एलसीएम निकालना, तो मैंने आपको बताया एलसीएम में देखो यहाँ ऊपर 2 की पावर 1 है और नीचे 2 की पावर 2 है, तो बड़ी पावर 2 की पावर 2, ऊपर 3 आपको 2 नजर आ रहे हैं, नीचे एक भी नहीं है, तो 3 की पावर 2 और हो जाएगा 5, 5 ए की है। अब देखो ऊपर कितने ए हैं, 2, नीचे कितने हैं 3, तो हो गया ए की पावर 3, नीचे आपको बी की 2 दिख रहे हैं और ऊपर आपको 4 दिख रहे हैं, तो हो जाएगा बी की पावर 4। तो हो गया 2 2 ज़ा 4 इंटू 5 हो गया 20, यानी कि 9 हो गया 180 ए क्यूब बी 4। क्लियर है इतनी बात। कोई ऑप्शन है, हाँ है, डी ऑप्शन है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आसान था, एलसीएम आप आराम से निकाल सकते हो। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टीचिंग मैथमेटिक्स ग्रुप एक्टिविटीज इज अ पावरफुल अप्रोच दैट इनहांस स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग एंड एंगेजमेंट। कीपिंग दिस इन माइंड, Ms. Mukta planned a prime number game for class 5th student. She announced the number 2 in her class and asked the first student to multiply it by prime number and then pass it to the second student. And second student also multiplied by prime number and passed to the third. In this way, the multiplying to a prime number. तो सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या करना है, आप इसको फैक्टर कर लो, सबसे आसान। तो 1 7 3 2 5 0। चलो भाई फैक्टर करते हैं पहले 2 से। तो 2 8 16, 2 6 12, 12 2 5। अब 3 से करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 2 8 8 7 5। फिर आप इसे 3 से करो तो आएगा कितना, आ जाएगा 3, ये होगा 9 6 2 5। अब 5 से करो तो ये हो जाएगा आपका 1 9 2 5। अब फिर 5 से करो तो 3 8 5, फिर 5 से करो ये आ जाएगा आपका 77, फिर 7 से करो 11 और फिर 11 से। तो इसके जो आप फैक्टर की बात कर रहे थे बच्चों वो हो गए 1 7 3 2 5 0 के फैक्टर हो गए 2, 2 बार आपके पास 3 3 हो गए, ठीक है ना। अब आपके पास 5 हो गए 3, ठीक है ना, और हो गया 7 और 11, ठीक है इतनी बात कंफर्म। चलो भाई अब उसने हमसे कहा कि व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय स्टूडेंट। देखो 2 तो हमारा प्राइम नंबर है नहीं, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा इसमें हमारा 3। तो हमारे पास आ गया लीस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय स्टूडेंट। कितना हो गया प्यारे बच्चों, तो 3। सबसे छोटा प्राइम नंबर इसमें आपको दिखाई दे रहा है 3। अगला क्या है सेकंड, हाउ मेनी स्टूडेंट इन क्लास। तो देखो भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2। सिंपल सी बात है, कितने प्राइम फैक्टर हैं, तो अगर आप देखो तो 2 को छोड़ के आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 हैं, यही तो है। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे प्यारे बच्चों कितने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2,
अदर देन 2, क्योंकि 2 को तो उसने स्टार्टिंग में ही दिया था, ठीक है ना, उसने बोला था ना, ये देखो कि भाई सी अनाउंस दैट नंबर 2 इन हर क्लास एंड आस्क्स द फर्स्ट स्टूडेंट मल्टीप्लाइड बाय ए प्राइम नंबर देन पास टू द सेकंड स्टूडेंट, ठीक है ना। तो हमें 2 को हटाकर स्टूडेंट ऑफ प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2, 2 के अलावा कितने हैं, तो भैया 7 हैं। क्लियर होगी इतनी बात। अगला कह रहा व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय स्टूडेंट, तो हाईएस्ट भैया 11 है, 11 हो गया हाईएस्ट, हाईएस्ट प्राइम नंबर, हाईएस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय स्टूडेंट, कितना हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया कह रहा हाईएस्ट प्राइम नंबर यूज बाय स्टूडेंट्स हो गए भाई साहब आपके पास 11। ओके, अगला क्या है, विच प्राइम नंबर हैज बीन यूज्ड बाय मैक्सिमम टाइम, सबसे ज्यादा कौन आ रहा है, 5 आ रहा है, 5, 5 इज यूज्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है भाई। तो क्लियर है, सबसे पहले हमने क्या करा, इसके प्राइम फैक्टर्स कर लिए, उन फैक्टर्स में देखा कि सबसे 2 को हटाकर सबसे जो छोटा आपके पास लीस्ट नंबर, वो लीस्ट नंबर यूज बाय स्टूडेंट्स जो था वो कौन सा था, लीस्ट प्राइम नंबर, वो 3 था। फिर हमने देखे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और सीधी सी बात है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ओके, बस इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को किया। क्लियर होगी बात, समझ में आसान था, समझ में आ गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। February 14 is celebrated as an International Book Giving Day, and many countries in the world celebrate in this day. India also donated some books: History 96, Science 240, and Maths 336. These books have to be arranged in minimum number of stocks such that each stack contain book of only one subject and the number of book on each stack is same. ठीक है भाई, how many books are arranged in each stack and how many stacks are used to arrange all the maths books? Okay, determine the number of stacks will be used for arranging all the books, and if the thickness of each book of history, science and maths are given, and then find the height. तो देखो सबसे पहला काम क्या है कि आप इन सभी के फैक्टर्स करें, प्राइम फैक्टर्स करें, और उसे करने के बाद एचसीएफ निकालें। ठीक है भाई, तो सबसे हमारे पास जो सबसे आपको दिख रही है हिस्ट्री की, ये तो है 96 बुक है हिस्ट्री की, ये इसके अगर फैक्टर करते हैं तो कितना आएगा, देखो 2 2 कितने हो जाएंगे, 2 2 एंड 2 इंटू 3। क्लियर है इतनी बात, तो ये हो गया आपके पास। ठीक है, अब आते हैं 240, साइंस की बुक है, 240 के कर सकते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। और 336 के फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 7। देखो एचसीएफ की अगर मैं बात करूं तो आप देखो ऊपर आपके पास 5 2 हैं, नीचे 4 हैं, 4 है, तो 2 की पावर 4 हो गया, और एक कॉमन है 3, तो ये 48। ठीक है ना, तो इन ईच स्टेप कितनी बुक्स होंगी, 48। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको भाई इन्हें ग्रुप्स में डिवाइड करना है, ये करना है, तो आप तुरंत उसका फैक्टर करके एचसीएफ निकाल लो। तो एचसीएफ तो निकल गया, कितना आ गया, 48 आ गया। चलो भाई, यानी कि हर स्टैक में कितनी बुक्स होंगी, 48 बुक्स होंगी। तो नंबर ऑफ स्टैक्स निकाल लेते हैं भाई। अब हमारे पास हिस्ट्री की है 96, और साइंस की 240 और मैथ्स की 336 है। चलो सबके निकालते हैं। तो हमारे पास क्या पूछा गया था, हाउ मेनी स्टैक्स आर यूज्ड टू अरेंज ऑल द मैथ्स बुक्स। चलो भाई मैथ्स बुक भी देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ स्टैक, नंबर ऑफ स्टैक्स फॉर 336 बुक्स कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों, तो आप 336 को डिवाइड कर दो 48 से, तो ये आएगा 7। ठीक है, तो कितने 7 स्टैक्स आर यूज टू अरेंज द ऑल मैथमेटिक्स बुक्स। क्लियर है इतनी बात। अब अगला क्या है, डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स दैट विल बी यूज फॉर अरेंजिंग ऑल द बुक्स। तो देखो बच्चों हिस्ट्री की बुक्स कितनी है, 96, तो हिस्ट्री बुक्स हमने ले ली, कितनी हो गई, 96 डिवाइड बाय 48, हमारे पास हो गया 2। और साइंस की हो गई, कितनी हो गई, साइंस की बुक्स हो जाएंगी 240 डिवाइड बाय 48, कितना हो गया 5, और उसकी हमने निकाल ली है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, तो प्यारे बच्चों टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स कितने होंगे,
तो टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स हो जाएंगे आपके पास 2, 5 और 7 यानी कि 14। ठीक है, चलो भाई। तो भाई हमने सबसे पहले क्या निकाला, एचसीएफ निकाला। एचसीएफ की मदद से हमारे क्या निकला भाई, ईच स्टैक निकल गया। फिर हमने देखा कि उसमें मैथ्स की बुक्स कितनी है, तो वो भी निकाल दिया 48 से डिवाइड करके, और टोटल भी निकाल दिया। अब प्यारे बच्चों, हमें थिकनेस दे रखी है हर बुक की। ठीक है, जब थिकनेस पता है तो हम उसकी हाइट निकाल सकते हैं हर स्टैक की कितनी हो, क्योंकि हमें नंबर ऑफ बुक्स पता है। चलो भाई, हाइट भी निकाल लेते हैं। तो भाई सबसे पहले निकालते हैं हाइट ऑफ हिस्ट्री बुक्स। हाइट ऑफ स्टैक ऑफ हिस्ट्री बुक्स। तो भाई हिस्ट्री की जो बुक्स है आपके पास, उसकी हाइट है 1.8 इंटू 48। आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो प्यारे बच्चों ये आएगा 48 है ना, 48। तो 48 ये आ जाएगा 86.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या निकाल सकते हैं, हाइट ऑफ स्टैक ऑफ साइंस की बुक की भी निकाल लेते। चलो, स्टैक ऑफ साइंस बुक। ओके, साइंस बुक देख लेते हैं कितनी है इसके पास, 2.2 इंटू 48। तो कितना आएगा, ये आएगा 105.6। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और फिर हाइट ऑफ किसकी निकालनी है, मैथमेटिक्स। चलो भाई, मैथमेटिक्स की भी देख लेते हैं कितनी हाइट आती है, कितनी है उसकी। उसके है आपके पास 2.5। तो 2.5 की मल्टीप्लाई कर दो किसमें, 48 में, तो ये आएगा 120 सेंटीमीटर। तो तीनों की हाइट भी निकल गई, कोई दिक्कत तो नहीं है, हो गया आपका। तो सबसे पहले हमें बुक्स दी हुई थी, हमने बुक्स का एचसीएफ निकाला। एचसीएफ आया 48। 48 से सबको डिवाइड कर दिया, तो उसमें आ गए हमारे पास कितने, नंबर ऑफ स्टैक्स, तीनों के निकल गए। तो टोटल आए 14। फिर हमें हर बुक की क्या दी हुई थी, हाइट दी हुई थी, तो उसकी मदद से हमने उसकी स्टैक की हाइट निकाल ली। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो हमने अपनी इस लेक्चर के अंदर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए हैं रियल नंबर्स के। तो थैंक यू।